फिर एक बार हे लाईट लावून वरचे हे सगळे पहिल्या नंबरचे ते कर्तन वरती करून दे। तो सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तालियां बजाएंगे आपके लिए। स्वागत हो गया आप सभी का, सत्कार है। तो तालियां क्यों हमने बजाई, तालियां क्यों बजाई बताइए। एक तो ये संस्कार की बात हो रही है ना, गर्भ संस्कार मना बेबी के ऊपर जो मम्मा करेगी वो बेबी के ऊपर संस्कार होते हैं। दूसरी बात, जो विशेष होते हैं उनके लिए तालियां बजाई जाती है। गेस्ट आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, है ना, जो वीआईपी होते हैं। तो आपको लगता है आप सभी विशेष हो, लगता है क्या? हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है हम विशेष है, महान है। क्यों विशेष है, महान है बताइए। क्यों क्यों? देखो, जहाँ पर आप आए हो वो ऐसे वैसे स्थान नहीं है, विशेष स्थान है। हाँ, वैसे हॉस्पिटल में ओपीडी में हर दिन ही 40-50 पेशेंट आते हैं, तो महीने में सोचो कितने पेशेंट आते होंगे। तो सभी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। जो विशेष होते हैं, जो महान होते हैं, वही ऐसे जगह पर पहुँचते हैं। तो आप सभी विशेष हो, महान हो। दूसरा क्या है कि आपसे ज्यादा विशेष महान कौन है? वो बेबी जो अंदर गर्भ में है ना। तो वो आपको यहाँ लेकर आया। नहीं तो देखो संडे का दिन तो सभी क्या है, आराम से चलो एक छुट्टी मिलती है उसमें भी जाना है। आपने ऐसे नहीं सोचा है ना, आपने बेबी के लिए सोचा कि चलो नहीं ये बहुत जरूरी है, और वो बेबी भी महान है, इसीलिए वो भी आपको उठाकर लेकर आया। तो इसीलिए एक बार जोरदार तालियां उस बेबी के लिए है, जो महान है, विशेष है। तो यहाँ जब अभी गर्भ संस्कार की बातें हो रही है तो हम सभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब क्या लक्ष्य लेकर आए हैं? कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं, है ना? क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? कुछ ऐसे प्रवचन सुनने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? क्या लक्ष्य लेकर आए हैं बताइए। क्या लक्ष्य? आप दोनों तो बहुत जल्दी आए थे। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए जो बहुत है ना, समय से पहले पहुंचे। हाँ, रूटीनली क्या होता है, 9 से 1 बजे हम लोग टाइम देते हैं ताकि 10 बजे तक तो लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 10, साढ़े 10, 11, फिर हमको भी कितना लेट चालू कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि जो पहले आता है उसके लिए तो बहुत फिर लेट हो जाता है। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तो 9 बजे से पहले ही यहाँ आकर पहुंचे थे। तो क्या लक्ष्य लेकर आए हैं आप सभी? क्या समझते हैं गर्भ संस्कार करना मना क्या 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 होता है? जब 9 महीने की बात आती है, गर्भ में बेबी है, तो बेबी का क्या क्या निर्माण हो रहा है बताइए। बेबी का क्या क्या निर्माण हो रहा है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे ना, कि ताकि हम उसको बेस्ट दे सके। तो क्या क्या बेबी का निर्माण होता है? एक तो बेबी का शरीर तैयार हो रहा है, बेबी का अंदर शरीर, और शरीर भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शरीर में भी आप देखते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हार्ट में कभी कभी छेद होगा, या दिमाग में प्रॉब्लम होगा, पेट में कोई प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या, शरीर भी कैसे होना चाहिए? हमारे बेबी का परफेक्ट होना चाहिए। और क्या डेवलप हो रहा है बताइए। और क्या है बेबी का? बेबी के अंदर क्या है बताइए। शरीर है, और क्या है बताइए। आउट ऑफ सिलेबस है, कभी पढ़ाया नहीं, कभी सोचा नहीं आपने, ऐसे है। और क्या बताइए, बेबी का क्या है? बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है ना। बेबी का ब्रेन, आप सभी चाहते हैं ना आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, इंटेलिजेंट हो, है ना, बहुत होशियार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस किसके ऊपर हम बोलते हैं? इसका ये बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है ना, इसका ब्रेन
बहुत तेज है, ऐसे बोलते हैं। तो ब्रेन का भी डेवलपमेंट कहाँ होगा? 80% ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ के अंदर होता है। टिप ऑफ आइसबर्ग आपने सुना है? जो बर्फ, जो समुद्र रहता है उसमें बर्फ की चट्टान होती है, उसका कितना भाग दिखता है? थोड़ा सा, 20% टिप ही दिखता है, और बाकी सब अंदर होता है। तो वो जो अंदर है वो दिखाई नहीं देता। वैसे ही बेबी का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 80% अंदर ही हो रहा है। आपको लगता है वो बच्चा जन्म होगा, फिर उसको आईसीएसई बोर्ड में डालेंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, फिर उसका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा, नहीं। 80% ब्रेन डेवलपमेंट बेबी का कहाँ हो रहा है? अंदर ही हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है बताइए? बिल्डिंग का क्या है? फाउंडेशन, बेस दिखाई देता है क्या? लेकिन फाउंडेशन यदि वीक होगा और आपने बिल्डिंग बहुत अच्छे से बनाई 30 मंजिल, तो लेकिन कुछ फायदा होगा क्या उसका? कभी भी कोलैप्स हो सकती है। लेकिन यदि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है क्या? कभी भी कोलैप्स हो सकती है। आप में से ना एक दो लोग आगे आकर, जो लेडीज है आगे आकर बैठ जाइए, कंफर्टेबल। आप भी आ जाओ, सोफा ऊपर आगे बैठ जाओ थोड़ा सा, भाई लोग पीछे बैठेंगे चलेगा। अब आराम से कंफर्टेबल, एक यहाँ पर भी है ना, तो क्या होगा? आपको आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो जो फाउंडेशन है ना वो दिखाई नहीं देता है, तो लेकिन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी मान लो कि अभी मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आम खाने हैं, और मैंने सिस्टर को बोला जाओ आम लेकर आओ फार्म हाउस से। अभी वो फार्म हाउस में गई, वो आम लेकर आई, और फिर मैंने उसको कहा अरे मुझे ये आम नहीं चाहिए, मुझे तो अल्फांसो मैंगो, उसका मैंगो बहुत पसंद है, आप ये क्या लेकर आए? तो वो क्या बोलेगी, मैम वहां पर तो सारे ऐसे ही मैंगो थे। अभी मैंगो मुझे यदि अच्छे चाहिए तो मुझे ध्यान कब देना है? मुझे यदि अल्फांसो मैंगो चाहिए तो मुझे ध्यान कब देना है बताइए? बीज लगाते समय ना, इनिशियल में ना बीज, यदि मैंने बीज ही लगाया साधारण मैंगो का और फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे तो अल्फांसो मैंगो चाहिए, हाँ, तो अभी जो बेबी है वो 20 साल के बाद हमारे बीच में होगा, और तभी हम बोलेंगे नहीं इसको तो बहुत, सभी को। चलो एक बार बेबी को विजुअलाइज करें, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी रिलैक्स कंफर्टेबल, आंखें बंद, सभी अपने बेबी को देखेंगे। मेडिटेशन से म्यूजिक लावायचं, सभी अपने बेबी को देखेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत, स्वयं को देखे, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अभी अपने बेबी को देखे जो गर्भ में पल रहा है, उस बेबी को नहीं। 20 साल के बाद जो बेबी हम सभी के बीच में होगा, बेटा हो या बेटी हो, देखिए उसे घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, देखे वहां उस कार्य क्षेत्र में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उस समय उसका व्यवहार कैसा है। देखिए अपने बेबी को 20 साल के बाद जो हम सभी के बीच में होगा। ओम शांति शांति शांति। देखा सभी ने क्या दिखाई दिया 20 साल के बाद?
घर में सभी के साथ कैसा है उसका व्यवहार, बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से, या कभी कभी गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, कभी कभी दुखी हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, कैसा है, क्या दिखाई दिया, कैसे रहना चाहिए, क्या लगता है आपको? वो जीवन भर खुश रहे या वो 90% टाइम खुश रहे, कभी कभी गुस्सा करे, दुखी हो जाए, नाराज हो रहे, मूड ऑफ हो जाए, ऐसे ऐसे चाहिए? तो हमको कैसे चाहिए बच्चे? जो सदा खुश रहे, हाँ, जो सदा खुश रहे। हमको ऐसे बच्चे चाहिए जो शक्तिशाली होकर रहे, है ना, डरे नहीं, कुछ चैलेंजेस आ गए तो भी उस चैलेंजेस को वो फेस करने वाले चाहिए। हाँ, किसी से कुछ गलती हो जाएगी तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो समझाने के लिए भी आना चाहिए। समझाएंगे नहीं तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा, गलती के ऊपर गलती होती रहेगी, लेकिन फिर उस गलती के लिए माफ करने के लिए भी आना चाहिए। जहां पर भी होगा, ऐसे नहीं कि घर में सभी के साथ प्यार से रह रहा है और फिर ऑफिस में गया और वहां पर सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यदि बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, है ना, मतलब हैप्पी रहे, स्माइलिंग रहे, लविंग रहे, केयरिंग रहे, ऐसे यदि बच्चे चाहिए जो फॉरगिविंग नेचर हो, सभी को माफ करने वाले भी, तो ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना चाहिए आप बताइए? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, ये सब लेने से होंगे क्या ऐसे बच्चे? ये सब भी बहुत जरूरी है। देखो, आयरन नहीं लेंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक नहीं होगी, तो बेबी का भी हीमोग्लोबिन ठीक नहीं रहेगा। प्रोटीन्स नहीं लेंगे ठीक से तो बेबी का भी ग्रोथ ठीक नहीं होगा। कैल्शियम की मात्रा ठीक नहीं रहेगी तो बेबी के बोन्स भी वीक हो सकते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है, ताकि मम्मा, ये सब हम क्यों लेते हैं, डाइट पे ध्यान देंगे ताकि मम्मा कैसे हो, फिजिकली फिट हो, है ना। मम्मा यदि फिजिकली फिट होगी तो हमारा होने वाला बेबी भी कैसे होगा, फिजिकली हेल्दी होगा। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, साथ साथ मेंटली भी हेल्दी हो, इमोशनली भी हेल्दी हो। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा बताइए? फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप ध्यान देते हैं, वो तो सभी आपको बताते हैं, अभी आपको ध्यान देना है, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, सब लोग एडवाइस देते हैं ना, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, सब लोग एडवाइस देते हैं। लेकिन ये कोई बताता है क्या कि अभी आपको बहुत खुश रहना चाहिए, अभी आपको नाराज नहीं होना है ना। तो सभी यदि ऐसा करेंगे, ध्यान देंगे, तो मम्मा, हमारी गर्भवती माताएं यदि खुश रहेगी, क्योंकि क्यों ये जरूरी है, जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए बेबी के आप मम्मा के फिजिकल हेल्थ का ध्यान देते हैं, तो यदि बेबी का मेंटल हेल्थ के लिए भी किसके मेंटल हेल्थ का ध्यान देना होगा, मम्मा के मेंटल हेल्थ का ध्यान देना होगा। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सदा खुश रहे और मम्मा जो है वो छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, तो हमारे बच्चे सदा खुश रह सकते हैं क्या? हम चाहते हैं हमारे बच्चे है ना, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, और मम्मा चिपकली गिरती है और डर जाते हैं। और फिर बच्चे कैसे होने चाहिए, बहुत शक्तिशाली, झांसी की रानी होनी चाहिए। तो यदि ऐसे बच्चे चाहिए तो मम्मा को भी क्या होना करना पड़ेगा, मम्मा को भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। फिर हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सभी के साथ बहुत प्यार से रहे, है ना, प्यारे बने, सभी के प्यारे हो, है ना, खुद से भी प्यार करे, सभी से प्यार करे, जो हमारे साथ प्यार नहीं करते हैं उनके साथ भी प्यार करे। तो क्या करना होगा, मम्मा को भी वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो हमारे साथ अच्छे हैं तो सब उनके साथ तो हम अच्छे ही रहते हैं ना, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन जो हमारे साथ अच्छे नहीं है, मान लो सासू माँ हमारे साथ अच्छी नहीं है, लेकिन हम सासू माँ के साथ अच्छे रहेंगे तो क्या होगा, बेबी वैसे, इसको क्या बोलते हैं, संस्कार, इसको क्या कहा जाता है, संस्कार। तो बेबी का एक तो शरीर का निर्माण हो रहा है, दूसरा उसके ब्रेन का, बुद्धि का निर्माण हो रहा है, और फिर ये संस्कार डेवलप हो रहे हैं, है ना। इसीलिए जब संस्कारों की बात आती है, शिवाजी महाराज ऐसे बने। अभी 19 फरवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया, है ना, शिव जयंती, पूरे, है ना, आजकल तो पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र के तो हर स्टेट में सभी, तभी जाति धर्म की बात नहीं होती है। शिवाजी महाराज सिंबॉलिक किसके लिए है, हिंदवी स्वराज्य का, जिन्होंने निर्माण किया, है ना, हमें स्वराज्य दिलाया। तो ये बीज कहाँ पड़ा था, शिवाजी महाराज ऐसे बने, लेकिन क्यों ऐसे बने, किसके वजह से ऐसे बने, जिजाबाई वैसे थी ना, माँ वैसे थी, इसीलिए शिवाजी महाराज ये कार्य कर सके। तो इसीलिए जितना शिवाजी महाराज का रोल है
उससे ही बड़ा रोल किसका है? माँ का रोल है, जिजाबाई। तो शिवाजी महाराज वैसे होने चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, तो फिर किसको बनना होगा? माँ को पहले जिजाबाई बनना पड़ेगा। अभी स्वामी विवेकानंद के लिए कहते हैं, स्वामी विवेकानंद नाम तो सुना है आप सभी ने। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, तो तभी क्या किया गया, उनको है ना नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे भाषण किया तो सभी प्रभावित हो गए थे, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे सभी को, तो सभी, क्योंकि तभी अलग बात थी। तो अभी उनको नीचा दिखाना है, तो क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें फिर सभी धर्म ग्रंथों को रखा गया, और जो सबसे नीचे किसको रखा? गीता को, श्रीमद् भगवत गीता, और सबसे ऊपर बाइबल को रखा गया। और फिर कहा देखो ये भारत से है, स्वामी विवेकानंद, और इनका जो धर्मशास्त्र है ना, गीता, देखो कहाँ है? सबसे नीचे है। हाँ, तो अभी फिर हम होते थे तो हमको थोड़ा बुरा लगता था ना, अरे देखो हमारा ये है ना, हमको अपमान फील होता था, फीलिंग में आते थे हम लोग। स्वामी विवेकानंद एकदम शांत रहे, मतलब उनके चेहरे पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया, और जब जो व्यक्ति बोल रहा था उसका जैसे ही कंप्लीट हो गया बोलना, फिर स्वामी विवेकानंद गए, उठे और फिर गए, और क्या किया, जो गीता था उसको वहां से हटाया। तो जैसे ही हटाया तो क्या होगा बताइए? जैसे ही वहां से तो क्या होगा? सब कोलैप्स होगा। तो बोला कि हाँ, ये श्रीमद् भगवत गीता है, जो भारत का धर्मशास्त्र है, और ये फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन मिलेगा तो पूरी दुनिया क्या होगी? कोलैप्स होगी। और इसीलिए आज पूरी दुनिया किसकी तरफ देख रही है? भारत की तरफ। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। एक समय था भारत विश्व गुरु था, और फिर से अभी पूरी दुनिया किसकी तरफ देख रही है? भारत की तरफ देख रही है। तो भारत की तरफ देख रही है माने किसके तरफ? कल का भारत क्या होगा बताइए? आज के जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य है, वो हमारा कल का भारत है। तो यदि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने तो उसका फाउंडेशन क्या है? बच्चे। और वो बच्चे, तो इसीलिए मैंने कहा आप सभी महान हो। कितने लोग आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। जैसे आप जो शॉप्स होते हैं, गोल्ड के, ज्वेलरी के शॉप्स है, तो एक होता है जहाँ गोल्ड होता है और एक शॉप है जहाँ डायमंड होता है। तो भीड़ कहाँ होगी बताइए? भीड़ कहाँ होगी? डायमंड के शॉप में भीड़ होगी क्या? डायमंड सभी खरीद सकते हैं क्या? डायमंड खरीदने वाले बहुत थोड़े होंगे। तो आप सभी कौन हो? वो हीरे हो, जोरदार तालियां बजाए अपने लिए। तो आपका जो बेबी है वो भी विशेष है, महान है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना है मेरे में क्या है वो विशेषता, मुझ में क्या है। वो हर एक के अंदर ना भगवान ने विशेषता दी हुई रहती है। वो हमें उसको क्या करना है? ढूंढ निकालना है कि मेरे अंदर क्या विशेषता है, मैं क्यों महान हूँ और मुझे महान बनना है। तो एक गांव में क्या हुआ, एक प्रवचन करने वाले आए और उन्होंने कहा कि आपके गांव में कोई महान बच्चे जन्म हुआ है क्या? तो उसने, बच्चे तो बच्चे होंगे ना, महान तो वो अपने कर्तव्य से बाद में बनेंगे। तो जन्म लेते समय कोई महान होता है क्या? उसको महान कैसे बनाना है, उसके ऊपर अच्छे संस्कार डालने हैं, है ना। वो अच्छे विचार करे, कोई भी अच्छे कर्म करके महान बनता है। देखो जैसे गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे महान कर्म किया। उन्होंने भी हमें स्वराज्य दिलाने के लिए कितनी मदद की, है ना। सभी फ्रीडम फाइटर्स राम राज्य की संकल्पना करते थे कि हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना हो। तो ऐसे जो महान कर्म करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है। तो महान कर्म कब कर सकते हैं कोई भी? जब हमारे विचार महान होंगे। तो विचार जब महान होंगे तभी हमारे कर्म महान होते हैं। तो विचार कौन करता है बताइए? हार्ट विचार करता है, लीवर विचार करता है, किडनी विचार करता है। कौन करता है? कौन सोचता है बताइए? कौन सा ऑर्गन है जो सोचता है? लॉक कर दिया जाए, लॉक किया जाए। कोई है जिसका अलग आंसर है? कोई है जिसका अलग आंसर है? सभी कहते हैं, सभी कहते हैं ब्रेन। कौन कौन कहता है ब्रेन? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करिए। जो बोलता है ब्रेन, तो हाथ लंबा लंबा ऊपर करिए। अरे अभी आप लोगों ने बोला तो कोई तो सब जो सोचते हैं ब्रेन ऊपर करिए, हाथ ऐसे हाथ ऊपर करिए। अच्छा, और जो सोचते हैं और कुछ, तो
तो क्योंकि अभी बाकी लोगों ने जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया वो कुछ तो अलग सोचते हैं ना, तो वो क्या अलग सोचते हैं बताइए। अभी देखो हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू है नीचे, ठीक है ना। अभी आईसीयू में पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स को कहाँ एडमिट किया जाता है? आईसीयू में। एक दिन क्या हुआ, एक पेशेंट आया जिसको बहुत चेस्ट पेन था, सीवियर चेस्ट पेन था, बहुत पसीना आया था उसको, लेफ्ट जॉ पेन था, शोल्डर पेन था। ये क्या केस होता है बताइए? ये केस क्या होता है? हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को जैसे ही आया तो तुरंत लोग डॉक्टर को भी इसकी जरूरत नहीं रहती है डायग्नोसिस करने के लिए हार्ट अटैक हो सकता है। तो असिस्टेंट डॉक्टर ने देखा और फिर क्या किया, असिस्टेंट डॉक्टर ने तुरंत सर को फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे हार्ट अटैक का पेशेंट आया। तो सर ने क्या कहा, जल्दी जल्दी इस पेशेंट को क्या करो, एडमिट करो आईसीयू में, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। और सर आए, फिर सर ने क्या किया, सर ने उसको सब ट्रीटमेंट जो जो करना था वो किया, उस पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। तो अभी ये जो उसकी बेटी थी तो वो उसने क्या कहा, सर से हर रोज मिलती थी और फिर हर रोज सर से क्या बोलती थी कि सर कुछ भी करो, हाँ लेकिन मेरी जो मम्मी है उसको आप बचा लो। अभी जितनी भी कोशिश हो सकती थी सबकी, लेकिन काफी सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स क्या होते हैं, लास्ट मोमेंट पे आते हैं और फिर उनको हम बचा नहीं सकते, 25% ऑफ द केसेस। तो फिर ये पेशेंट को हम बचा नहीं पाते हैं, फिर सर जाकर क्या बोलते हैं कि वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, वो तो चली गई। और फिर जो वार्ड बॉय है उनको बोलते हैं कि अभी जो है इनको हैंड ओवर करना है। वो बेटी भी अभी क्या बोलती है कि सर बॉडी कब लेकर जा सकते हैं, है ना। अभी तक क्या बोलती, पूछती है सर को कि मम्मी को ठीक करो, और अभी क्या है, अभी बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं। और इस माँ को ना बहुत अच्छी भावना थी समाज के प्रति, तो उन्होंने रीड पेपर साइन करके रखा था, मेरे मृत्यु के बाद मेरे किडनी का, हार्ट का, आइज का मुझे डोनेशन करना है। तो क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन आप सभी ने सुना है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक टाइम फ्रेम में उसको निकालना होता है और इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करना है। तो जो आंखें अभी यहाँ नहीं देख सकती वो आंखें वहां देखेगी। अभी ब्रेन तो हमने नहीं निकाला, अभी वो बॉडी को दे दिया, ब्रेन वहां पर है। तो अभी ये जो बेटी है वो उससे बात कर रही है, तो वो ब्रेन सोचेगा क्या? ब्रेन तो है ना, अभी हमने ब्रेन नहीं निकाला, तो अभी वो ब्रेन सोचेगा क्या? सोचेगा ब्रेन। तो इसका मतलब सोचने वाला कौन है? और कोई ऑर्गन होगा ना, ब्रेन तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन तो है, फिर ब्रेन तो सोच नहीं रहा है। वो आंखें भी है, आंखें देख रही है क्या? आंखें देख सकती है क्या उसकी बेटी को? वो बेटी बात कर रही है, उसके कान सुन सकते हैं क्या? तो फिर कानों से सुनने वाला कौन है? आंखों से देखने वाला कौन? सोचने वाला कौन है बताइए? कभी सोचा हमने इसके लिए? हम तो सभी बोलते हैं ना, थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, तो हम हाथ काम करते हैं, सोच कर बताता हूँ तो हाथ यहाँ ही निकल जाते हैं, ऐसे होते हैं। थोड़ा सा मैं सोच के बताता हूँ, थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, या पहले थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, ऐसे बोलते हैं क्या? तो यहाँ लेकर जाते हैं तो हमें क्या लगता है, ब्रेन सोचता है, लेकिन सोचने वाला कौन है बताइए? फिर सोचने वाला कौन है? कभी सुना क्या आपने, मेरा मन आज बहुत खुश है, मेरा मन आज ये विचार कर रहा है, ऐसे कभी सोचा आपने? कभी सोचा था क्या? मन शब्द तो सुना है कि शब्द भी नहीं सुना है, आउट ऑफ सिलेबस है मन शब्द। किसने मन शब्द सुने? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे। आप सभी ने मन शब्द सुना है? अच्छा, आप सभी के पास मन है, आप सभी के पास मन है, तो वो मन कहाँ है? कुछ सोचा? मन कहाँ है? दिल में है। अच्छा, बाकी भाई लोगों की सिस्टर का ब्रेन दिल में है, या भाई लोगों का भी दिल में है, आपको क्या लगता है कहाँ होगा? कहाँ होगा मन? कहाँ होगा? सोचा कुछ? हम सभी के पास मन है, जरूरी है ना मन? सोचना बहुत जरूरी है। मुझे बोलने से पहले भी मुझे क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है ना। देखो कभी कभी कुछ गलत बोल देते हैं और फिर हमें बुरा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे, मेरा है ना बिल्कुल भाव नहीं था ऐसे बोलने का, हाँ लेकिन क्या हुआ, मुख से बोल निकल गए, तो मुख से बोल निकल गए, लेकिन तभी क्या बोलता है सामने वाला व्यक्ति? क्या बोलता है, आप हमेशा ऐसे करते हो, बोलने से पहले सोचो फिर बोलो, बोलते हैं ना।
अभी कोई गलत करता है और फिर आकर बोलता है सॉरी, मुझे ऐसे मेरा विचार नहीं था करने का, तो हम क्या बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, करने से पहले सोचा करो और फिर करो। सोचा ना, ये सभी शब्द सुने कि नहीं सुने, ये तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि बोलने से पहले सोचो, करने से पहले सोचो। तो ये क्या हुआ, सोच है ना। तो ये सोचने वाला कौन, सब कुछ वही कर रहा है और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो क्या है, बोलने से पहले सोचना है, ताकि तोल मोल के बोलो। माना बोलना भी कैसे है, तोल कर, कितना बोलना है, क्या बोलना है। हाँ, मीठा बोलना है, प्यार से बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है। प्यार से बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, सब बोलते हैं हम, लेकिन हमें पता ही नहीं ये सब करने वाला कौन है। हाँ, बोलने वाला मुख है क्या? यदि मुख बोलने वाला है, मुख से बोल कैसे निकल जाते हैं? इसका मतलब क्या है, मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल करने वाला कौन है फिर? मुख से बोलने वाला कौन है? मुख तो है, लेकिन बोल कौन रहा है फिर? कान है, लेकिन सुन कौन रहा है? तो ये जो मन है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, मेरा मन ना आज उठने का मन नहीं कर रहा है, आज ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है, आज ना बाहर जाने का मन कर रहा है, आज घूमने जाना है, यही बोलते हैं ना। तो ये कौन बोलता है, सोचता कौन है? मन। और हमेशा मैंने कहा कि हम ऐसे हाथ दिखाते हैं, तो ये मन कहाँ है वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो बेबी का भी मन तैयार हो रहा है, और जो जैसे मम्मा होगी वैसे ही बेबी होगा। बेबी का शरीर, माँ का शरीर, वैसे बेबी का शरीर। एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, मन हमारा सॉफ्टवेयर है। तो बेबी का भी सॉफ्टवेयर भी अंदर तैयार हो रहा है। कैसे तैयार होगा, जैसे मम्मा का मन सुमन है, एकदम शांत है, खुश रहती है, प्यार से रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गाली भी दे, डिस्टर्ब नहीं हो रही है, खुश रहती है। श्री कृष्ण हमेशा खुश रहता था। श्री कृष्ण, देखो यहाँ श्री कृष्ण दिखाया है। क्यों श्री कृष्ण हमेशा गर्भवती माताओं को भी ना लोग श्री कृष्ण का फ्रेम पहले देते थे। अभी तो चलो छोड़ो, है ना, ब्लू आईज वाले चबी चबी ऐसे बच्चे देते हैं, वो गिफ्ट देते हैं। तो उससे अच्छा है ना, ये ऐसा प्रेम हमारे घर में होना चाहिए। क्यों? बिकॉज श्री कृष्ण इज इक्वल टू, हिंदुओं की देवता नहीं है ना, इट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरे बच्चे मर गए, तू भी वैसे ही मैं श्राप देती हूँ, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कैसे है, स्माइलिंग। श्री कृष्ण पैदा भी नहीं हुआ है, तभी से कंस मामा उसको मारने के लिए खड़ा था, है ना। फिर भी क्या है, तो हमको लगता है हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस है, श्री कृष्ण के जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं। ऐसे लगता है आपको श्री कृष्ण के जीवन में कितने चैलेंजेस थे। हाँ, उसके बावजूद लास्ट श्री कृष्ण शरीर कैसे छोड़ता है पता है ना, कि वो उसको जो बाण लगता है ना, और वो जो शिकारी था, तो वो उसको बहुत मना आराध्य था और उसको समझ में नहीं आया। फिर भी उसने तभी क्या कहा कि इसमें तेरी गलती नहीं, ये सब मेरी ही लीला है। और अंतिम समय भी कैसे खुश रहकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये श्री कृष्ण इज इक्वल टू क्या है, हैप्पीनेस। तो ये सारा जो खुश रहना है, तो खुश रहने वाला कौन है, तो मन से। तो यदि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, तो ये सब क्या है, उसके मन का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो क्या क्या शरीर क्या बेबी का निर्माण हो रहा है, शरीर में भी क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रेन, बुद्धि तैयार हो रही है। फिर शरीर के बाकी अंगों के बारे में भी हम देखेंगे। फिर बच्चे के संस्कार अंदर डेवलप हो रहे हैं, बच्चे का मन अंदर तैयार हो रहा है। तो ये सारा जो है, इसके लिए गर्भ संस्कार की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सिर्फ जब आप आए हॉस्पिटल में, हमने चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किए, सोनोग्राफी किया, आयरन कैल्शियम किया, वो सारा फिजिकल के लिए, वो सब भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखेंगे कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, जो पूरा प्रेगनेंसी का समय है उसको 9 मंथ्स होते हैं, आप सभी को पता है ना। वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर बीच में 3 महीने और लास्ट 3 मंथ्स। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो ब्रेन सेल्स तैयार होते हैं। जैसे ही कंसीव हो गया, बेबी के ब्रेन सेल डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। फिर सेकेंड जो बीच के जो 3 महीने हैं, 4 मंथ से 6
6 मंथ्स तक, उसमें क्या होता है ब्रेन सेल्स अपने अपने जगह पर जाएंगे, हर एक के अलग अलग होते हैं। स्पीच का अलग ब्रेन सेल होगा, आईज का देखने का, जो हर एक फंक्शंस है उसके स्पेशल सेल्स होंगे, वो अपने अपने एरिया में जाएंगे। जैसे अभी ये साइड में मेमोरी है, टेम्पोरल जिसको हम कहते हैं। अभी तो थर्ड जो ट्राइमेस्टर है उसमें क्या होगा कि वो जो ब्रेन का सेल्स का फंक्शन है वो फंक्शन उसका तैयार हो जाता है। तो अभी कितने सेल्स डेवलप होते हैं पता है? हर मिनट में 2.5 लाख ब्रेन सेल डेवलप होते हैं हर मिनट। जब अभी आप यहाँ सेशन सुनोगे 2-3 घंटा, तो आप सोचो कितने सारे ब्रेन सेल्स अभी डेवलप हो रहे हैं। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो 100 बिलियन सेल्स रहते हैं। कितना? 100 बिलियन। अभी लेकिन बेबी का इंटेलिजेंस कितने सेल्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सेल्स के वायरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरॉन दैट फायर्स टुगेदर, दैट वायर्स टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि वो न्यूरॉन्स को स्टिमुलस देना है। तो न्यूरॉन्स को स्टिमुलस कैसे कैसे मिलेगा उसके लिए हमें क्या क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हम खुश रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्या हम प्राणायाम करते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से मिल रहा है। प्राणायाम करने से क्या होता है? ऑक्सीजन और फूड, ये 4 चीजों से क्या होता है हमारा तो क्या होता है 4 जो चीजें हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या है? 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा क्या है? क्या हम खुश रहते हैं, स्ट्रेस तो नहीं लेते। तीसरा क्या है? क्या हम प्राणायाम करते हैं। और चौथा हम क्या फूड लेते हैं। तो अभी पहला जो है वो एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज अलग अलग होती है। ब्रेन में क्या है? एक राइट साइड ब्रेन है, एक लेफ्ट साइड। बहुत डिटेल जो हमारा एनाटॉमी है उतने सब में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा। तो राइट ब्रेन जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिव ब्रेन। और लेफ्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? लॉजिकल ब्रेन। तो अभी लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होंगे आप बताइए। लेफ्ट ब्रेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे? लॉजिक किसमें होता है? जैसे आप चेस खेलेंगे, मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, आप पजल सॉल्व करेंगे, आप जैसे सुडोकू जैसे वो ये होते हैं ना पजल्स का, फिर जो रूबिक क्यूब होता है, तो वो ये सारा में क्या है? आपका लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। और जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन के लिए क्रिएटिविटी आप बताइए, क्रिएटिविटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएटिविटी के लिए जनरली पहले जमाने में माताएं क्रिएटिविटी एक्टिविटी के लिए क्या करते थे आप बताइए। क्रिएटिविटी के लिए क्या? क्रिएटिविटी के लिए अब देखा है आपने, पहले जमाने में माताएं भोजन विजन हो गया, सब काम हो गया, फिर क्या करती थी? स्वेटर बुनने बैठती थी, है ना। अभी हम क्या बोलेंगे? अरे स्वेटर क्या बुनना है, अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं, स्वेटर आ जाएगा। लेकिन वो क्रिएटिव एक्टिविटी है, उसमें वो बेबी को याद कर रही है, बेबी से अंदर बातें कर रही है, बॉन्डिंग हो रहा है, और साथ में वो एक्टिविटी बहुत प्यार से। तो वो जो प्यार के वाइब्रेशंस है तो वो बेबी तक जा रहे हैं, और वो क्रिएटिव, बेबी का भी ब्रेन क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा है। तो वो सिर्फ सिंपल सा वो स्वेटर बुनना नहीं होता है। और क्या क्या एक्टिविटीज है क्रिएटिव आप बताइए। क्रिएटिविटी में ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक है, आप सिंगिंग गाना गा सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। म्यूजिक के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला है, हारमोनियम है। तो वो ये सारा किसमें आता है? क्रिएटिव एक्टिविटी। क्राफ्ट है ना, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये सारा जितना आप करोगे उतना आपका भी और बेबी का क्या हो रहा है? अंदर ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो एक तो है एक्टिविटी, दूसरा फिर मैंने कहा खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना क्या होता है? खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, हैप्पी हार्मोन्स जिसको कहा। यदि आप खुश नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातों में नाराज होंगे, मूड ऑफ होंगे, तो क्या होगा? आपके जो निगेटिव हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये रिलीज होते हैं। और इससे क्या होता है? बाकी भी बेबी के शरीर पे जो इफेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ब्रेन के लिए हैप्पी हार्मोन्स है ना, हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, सीरोटोनिन रिलीज होना चाहिए, तो उससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तीसरा क्या है? प्राणायाम। जितना जितना प्राणायाम करेंगे, जैसे ही आए तो पहला सेशन की शुरुआत हमने किससे की? ओमकार प्राणायाम से। तो ओमकार प्राणायाम करने से क्या होता है? जितना आप प्राणायाम
करेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी। ब्रेन सेट के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। तो एंड में सेशन के हम प्राणायाम भी करेंगे। यदि मैं भूल जाती हूँ तो आप मुझे याद भी दिलाना। तो प्राणायाम में ओमकार प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, तो ये सारा हमें करना है। और लास्ट क्या है, फूड। तो फूड क्या क्या लेना चाहिए, फूड भी विशेष जो है वो फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो किसमें हमें मिलता है, आलमंड और वॉलनट, है ना, अखरोट और बादाम। इसीलिए एक्सपेक्टेंट मदर्स को रात को बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 अखरोट, है ना। इसीलिए अखरोट का आप शेप भी देखो कैसे है, ब्रेन के जैसा अखरोट का जो शेप होता है, और बादाम, तो वो रात को भिगो के फिर सुबह आपको खाने हैं। फिर आपका जो फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, है ना, जवस जिसको बोलते हैं, चिया सीड्स है, ये सभी से ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो एक हो गया ब्रेन का डेवलपमेंट। फिर बुद्धि, अभी बुद्धि का है, बताइए बुद्धि आपने, अब हमेशा हम क्या बोलते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर, है ना, बुद्धि मांगो, है ना, भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो। सुना ना आप सभी ने, तो बुद्धि का है बताइए, बुद्धि आप सभी के पास बुद्धि है? जैसे आप सभी के पास, आपको सोचना पड़ा मन है या नहीं है, ये तो फाइनल हो गया ना, सभी के पास मन है, कहाँ है वो अभी आपको पता नहीं है, वो बाद में हम बताएंगे। वैसे हर एक के पास बुद्धि है या नहीं है, बताइए, बुद्धि है या नहीं है सभी के पास बुद्धि, कहाँ है फिर वो बुद्धि? कभी सोचा हमने? हम बोलते हैं ना, भगवान इसको थोड़ी बुद्धि दो, भगवान इन सभी को थोड़ी बुद्धि दो, जिससे उनको पता चले कि हमारे पास बुद्धि कहाँ है। हाँ, तो बुद्धि, तो बेबी का भी बुद्धि का निर्माण हो रहा है। फिर जो बुद्धि कहाँ है वो भी हम देखेंगे। तो आप तब तक सोचना इसके ऊपर कि आपका आईक्यू क्या कहता है, कहाँ हो सकती है बुद्धि, ये मन कहाँ हो सकता है, थोड़ा अंदर सोचते भी रहना। तो शरीर का बाकी संस्कारों की हमने बात की, तो ये जो सारे संस्कार हम बोलते हैं ना, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। देखो ये हमेशा ना खुश रहता है, इसके खुश रहने के संस्कार है। अब नाम क्या आपका ब्रदर? नाम? हाँ, नरेंद्र। देखो नाम में ही नरेंद्र है इसके। वो जब भी अभी 2 बार ओपीडी में हमेशा है ना, चेहरा उसका मुस्कुराता रहता है। तो इसके क्या है, खुश रहने के संस्कार है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो खुश रहेंगे, तो खुश रहने के संस्कार। तो ये संस्कार कहाँ होते हैं बताइए? रहते ना, हम बोलते हैं ना, इसके ना गुस्से के संस्कार, छोटी छोटी बातों में ना ये हमेशा गुस्सा ही करेंगे, इसके ना नाराज होने के, कुछ भी हो जाए नाराज ही होता रहता है, छोड़ दे इसको। तो ये सारे संस्कार कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं संस्कार? संस्कार तो है ना आप सभी के पास। और क्या क्या संस्कार होते हैं बताइए? खुश रहने के संस्कार, शांत रहने के संस्कार, वैसे ही क्या होते हैं, गुस्सा करने के संस्कार, नाराज होने के संस्कार, इरिटेट होने के संस्कार, दुखी होने के संस्कार, ये भी तो संस्कार ही है ना। हाँ, कोई के नाराज माना कितना, किसी के घर में हनुमान जी ना 1 महीना रहता हूँ, कुछ भी हो गया पूरा 1 महीना आउट होकर रहेंगे, कोई 1 हफ्ता रहते, कोई इतना जैसे एक दिन 24 घंटा रहेंगे, कोई को फर्क ही नहीं पड़ता है, हनुमान जी बनेंगे ही नहीं। तो ये सारे क्या होते हैं, संस्कार। तो ये संस्कार भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बेबी के ऊपर क्या हो, सभी अच्छे संस्कार हो, है ना। वो जीवन भर खुश रहे, शांत रहे, बहुत प्यार से रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशी दे, प्यार से रहे, प्यार बांटे, शांति बांटे, शक्तिशाली होकर रहे। तो ये सारे हैं संस्कार। फिर शरीर का निर्माण। तो शरीर में क्या क्या आया, कितने शरीर के मोटे 7 ऑर्गन सिस्टम से, कितने हैं, 7 ऑर्गन। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ब्रेन के लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जितना। इसीलिए तो हम स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में क्यों जाते हैं? लेकिन जो स्कूल में नहीं जाते हैं वो, उनके पास बुद्धि नहीं होती है ना। कोई देखो कितने बुद्धिशाली, अभी वो उनकी बुद्धि को यदि हमने सही सकारात्मक डायरेक्शन नहीं दिया तो क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हमें बहुत अच्छे, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो एक इंटेलिजेंस है जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक इंटेलिजेंस है ओसामा बिन, दोनों इंटेलिजेंट है। तो कौन सा इंटेलिजेंट? तो बेबी को क्लैरिटी भी देनी चाहिए ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा इंटेलिजेंट है। नहीं तो हमने सिर्फ बोला इंटेलिजेंट, तो बोलेगा आपने थोड़ी बोला था इंटेलिजेंस कैसे चाहिए आपको, तो हमको तो पता नहीं था, हमने सोचा इंटेलिजेंट बनना है। ओसामा बिन तो भी इंटेलिजेंट था, मतलब ट्विन टावर को क्रैश करना, इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंस लगेगा। हाँ, तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक इंटेलिजेंस है जो पॉजिटिविटी की तरफ
एटॉमिक बॉम्ब बनाया, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब अभी हम बहुत पॉजिटिव कार्य के लिए भी यूज करेंगे, कोई निगेटिव डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो एक इसीलिए क्या है, ज्ञान, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज से नॉलेजेबल बनना। नॉलेज एक है सिर्फ इंफॉर्मेशन, तो गूगल में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमको सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेजेबल बच्चे चाहिए, ज्ञान, उससे हमारे अंदर समझ आनी चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये सारा जितना जितना हम ज्ञान देंगे, समझ होगी, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन वैसे वैसे फंक्शन करेगा। तो पहला हो गया हमारा ब्रेन। दूसरा क्या आता है, सभी हमारी कर्मेंद्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कर्मेंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 वंडर्स है उससे इंपॉर्टेंट ये भगवान ने हमें जो इनर 7 वंडर्स दिए हैं। आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकेंगे तो चलेगा क्या, कान है कितने सारे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, हाँ, जो देख नहीं सकते हैं। तो ये वंडर्स है। हमारे बच्चे ऐसे हो जिसको आंखें हो और उसकी आंखें सब कुछ अच्छा देखे, उसकी नजर में कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक है स्थूल, आप समझ रहे हैं ना, सब बातों में मैं आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरफ लेकर जा रही हूँ। एक है आंखें, लेकिन आंखें कुछ गलत देखेगी तो ऐसे आंखों का क्या मतलब है ना। तो आंखें उसको बुराई दिखाई ही नहीं दे। एक आंख होती है जो देखेगी, उसको क्या दिखेगा, उसको जो चारों ओर कीचड़ है और उसको उसमें क्या दिखाई देता है, कमल दिखाई देता है। और एक है जिसको चांद दिखाई देता है, लेकिन चांद नहीं दिखाई दे रहा है, चांद में भी दाग दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर ऐसे सफेद चादर डाली है, उसको इतनी अच्छी चादर दिखाई नहीं दे रही, उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो दाग दिखाई दे रहा है। और एक है जिसकी आंखों से उसको कीचड़ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा है, कमल दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आंखों की बात नहीं हो रही है, उन आंखों से क्या देखना है, इस मुख से क्या बोलना है। ऐसे हमारे बोल हो जो दूसरों को सुख दे, खुशी दे, उमंग उत्साह दे, जो गिरे हुए को उठाए, उसको उमंग उत्साह दे। ऐसे नहीं कि हमारे बोल से और ही कोई गिर जाए। आप तो कोई काम के लिए बिना मतलब कुछ आता ही नहीं आपको, तो क्या होगा, वो बेचारा और ही नहीं आ रहा है तो और ही गिर जाएगा। तो जिसके लिए क्या है, हमारे पास वो समझ आनी चाहिए, वो हमारी वैसे बुद्धि होनी चाहिए। तो कर्मेंद्रियों का डेवलपमेंट। तो दूसरा क्या आता है, कर्मेंद्रिय। और हमारी कर्मेंद्रिय कैसे होनी चाहिए, स्वच्छ, शुद्ध, प्योर होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, ये मुख कुछ गलत बोलेगा ही नहीं, आंखें कुछ गलत देखेगी ही नहीं। कब होगा, जब हमारे अंदर वो प्यूरिटी आती है, डिविनिटी आती है, वो दिव्यता आती है, वो पवित्रता आती है, वो स्वच्छता आती है। तो ये किसके अंदर होना चाहिए, मम्मा के अंदर होना चाहिए। यदि मम्मा कुछ भी गलत देखेगी तो क्या होगा, बेबी भी गलत देखेगा। फिर उसके बाद नीचे क्या आता है, हमारे यहाँ लंग्स आते हैं। तो लंग्स जो है वो डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, है ना। देखो जब भी हम गुस्सा करेंगे तो क्या होता है, हम अपना चालू करते साक्षी राहू दे नंतर, तो हाफना चालू करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे अभी शांति से बैठने दो। तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब क्या, हमारे फेफड़ों को कौन एनर्जी देता है, हम जितना शांत रहेंगे। फिर हमारा हार्ट को कौन एनर्जी देगा बताइए, हार्ट ठीक रखने के लिए डाइट, एक्सरसाइज वो तो बातें हैं, लेकिन जिसके जीवन में प्यार नहीं होगा ना, तो उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता है। तो जैसे अभी ये हार्ट की बात आ रही है, तो ये जो प्रोजेक्ट भी कैसे शुरू हुआ, और ये प्रोजेक्ट के लिए 2009 में मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू गई, है ना। तब तक मैंने ब्रह्मा कुमारी वगैरह कुछ सुना नहीं था, और वहां पर जब मैं गई तो तभी मैंने एक प्रोजेक्ट सुना, और उसका नाम है कैड प्रोजेक्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। जैसे आज के जमाने में हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आता है तो क्या टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी से पता चलता है ना कि हार्ट अटैक आया है, कितना % हार्ट अटैक है, ब्लॉकेजेस कितने हैं, है ना, कितने वेसल्स ब्लॉक है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या होगा, एंजियोप्लास्टी करेंगे। जिसका एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते तो उसको क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। तो अभी माउंट आबू में क्या किया गया था इस रिसर्च में, और ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं कर रही थी, ये रिसर्च कोऑर्डिनेट कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
और ये रिसर्च कब शुरू हुआ था? 19 जब मैं गई थी तो 2009 में 1998 में शुरू हुआ था। और तभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तभी वो कौन थे? डायरेक्टर ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिफेंस में काफी सारा स्ट्रेस रहता है और काफी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था। तो वो सोच रहे थे कि कैसे हम हार्ट अटैक को कम कर सकते, इसलिए इस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसी कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या? बताइए, मिसाइल मैन, साइंटिफिक पर्सन। तो उन्होंने ये रिसर्च किया और ये रिसर्च पूरे कार्डियोलॉजिस्ट के सामने, पूरे विश्व के कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा। जब वो प्रेजेंट कर रहे थे तो लोगों ने पूछा कि आप डॉक्टर है क्या, कार्डियोलॉजिस्ट है क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हो सकता है पहले वर्ष में, इसके पहले जन्म में मैं कार्डियोलॉजिस्ट रहा होगा। मतलब इतना उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली और सब बातों को सामने रखा। तो इस रिसर्च में क्या किया गया था कि फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज का बारे में बताया गया और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, ध्यान, स्लीप, इसके बारे में। तो इस रिसर्च में जो लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि पहले जमाने में ऐसे इंश्योरेंस, आयुष्मान ये सब नहीं होता था। चलो आज तो सब है, तो सब कोई हर एक का ट्रीटमेंट कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आप कारपोरेट में जाते हो, प्राइवेट में, लेकिन ट्रीटमेंट तो हो जाता है। अब लेकिन फिर भी कोई कोई लोग जो है ना वो डरते हैं, वो बोलते मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे जो लोग हैं, है ना, जो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में 1 हफ्ते के लिए रखते हैं और फिर उनको ये सारा डाइट, एक्सरसाइज, ये सब एडवाइस देने के बाद इनके जो जो पैरामीटर्स है ना, ब्लड टेस्ट है, ECG है, 2D एको है और फिर जैसे एंजियोग्राफी, इसमें चेंजेस आ गए। जो डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस 6 महीने के अंदर रिवर्स हो गए। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? रिवर्सल ऑफ क्या? कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो रिवर्स हो गया। तो ये सब कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा बोलते थे, और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप सभी सुन रहे हैं ना, तो डॉक्टर बोलते थे कि यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। अभी क्या हो रहा है? ब्लॉकेजेस जो है ये हार्ट में बाद में आते हैं। ब्लॉकेजेस कहाँ हो रहे हैं? मन में हो रहे हैं, है ना। हम सभी बातों को पकड़ के रखते हैं तो ब्लॉकेजेस तैयार होंगे, और वो ब्लॉकेजेस कहाँ होंगे? फिर मैनिफेस्ट होंगे, हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा। ये सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है? मन। और इसीलिए मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमने मन को ही नहीं समझा तो हम बीमारियों को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि मन को समझा तो हम बीमार नहीं होंगे, सबसे पहली बात। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब अभी मुझे पता है तो हम हल्के रहेंगे, इजी रहेंगे। अभी क्या होता है, छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब होता है, नाराज होता है, दुखी होता है, तो क्या हो रहा है? मन बीमार, तो फिर शरीर भी बीमार हो रहा है। इतना होता है कभी कभी बातों को, सब बातों को पकड़ के रखते हैं, है ना। कोई कोई तो सब बातों को पकड़ के रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मराठी में बहुत अच्छा होता है, आतल्या गाठीचं सगळं पकडून ठेवतो। तो पकड़ के रखो, पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? अंदर गांठें तैयार होंगी और यही कैंसर की गांठ बन रही है। अभी मैंने टाटा हॉस्पिटल से फेलोशिप किया, मेरा MD मैक्स, मतलब पूरी जितनी डिग्रीज है गायनेकोलॉजी में, तो सारी डिग्रीज मेरे पास है। मैंने KEM हॉस्पिटल से MD किया, जो पूरे इंडिया में नहीं, मतलब एशियन कंट्रीज में नंबर 1 हॉस्पिटल है। उसके बाद मैंने टाटा हॉस्पिटल से फेलोशिप किया कैंसर में। तो अभी हमको पता है कैंसर इतना हो रहा है, लेकिन हमको किसी ने सिखाया नहीं कि कैंसर जो हो रहा है, अभी हम ऑपरेट करेंगे कैंसर का, है ना, जो भी थैली में हुआ है थैली रिमूव करेंगे, लेकिन जब तक हमने उसके मन को ठीक नहीं किया तो उसकी बीमारी वापस आएगी, हार्ट अटैक वापस आएगा। कितने बार आप एंजियोप्लास्टी करोगे, बाईपास करोगे, उसको भी एक लिमिट रहेगा ना, कितना कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, क्योंकि ये सारी बीमारियां उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक, माना क्या ओरिजिनेट कहाँ हो रही है? साइकी में। साइकी माना क्या? हमारा मन। तो इसीलिए मन यदि ठीक होगा तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, मन ठीक होगा तो हम बीमारी नहीं होंगे। तो इसीलिए हार्ट अटैक को भी ठीक करना है, हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? मन से हमें सदा खुश रहना होगा। फिर नीचे क्या ऑर्गन सिस्टम आती है? नीचे आती है हमारी पेट, है ना। पेट क्या होता है? पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम। काफी सारे लोगों को देखो एसिडिटी, पहले दवाई लिखेंगे ना
बोलेंगे मैडम बहुत एसिडिटी होती है, पहले एसिडिटी का दवाई लिखो। क्यों एसिडिटी हो रही है? छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी नहीं है। कितना भी कुछ भी करो लेकिन खुश नहीं रहेंगे तो सारा पेट का प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश है ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हो। तो आगे की सिस्टम क्या है? हमारा पेट। उसके बाद क्या आता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम माना आपने सुना है ना, एंडोक्राइन माना हार्मोन्स। हार्मोन्स माना थायराइड के हार्मोन्स, डायबिटीज के लिए इंसुलिन है, हैप्पी हार्मोन्स है। तो जितना जितना आप आनंद में रहेंगे ना, उतने उतने आपके खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्ट काम करता है। फिर लास्ट क्या है? मसल्स एंड बोन्स। मसल्स एंड बोन्स, हाँ कुछ भी दिखाना है, बहुत शक्ति है तो क्या बोलते हैं? ये बात नहीं करने का, बहुत ताकत है मेरे अंदर। तो शक्ति को दिखाने के लिए भी क्या दिखाते हैं? मसल्स को दिखाते हैं ना। तो मसल्स और बोन्स, इसको भी शक्ति का कहाँ से एनर्जी मिल रही है? स्टूल में आपको कैल्शियम वगैरह लेना है वो अलग, सूक्ष्म के में क्या है? शक्ति। तो ये सारा करने से क्या होगा? बेबी का शरीर परफेक्ट डेवलप होगा। सबसे पहले क्या है? ब्रेन, उसके बाद क्या है? कर्मेंद्रिय, फिर लंग्स, हार्ट, पेट, हाँ फिर हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है, मसल्स एंड बोन्स, 7 ऑर्गन सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? बेबी का हमें सबसे पहले तो ब्रेन डेवलप करना है, उसके बाद उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसका मन अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए और ये सारे शरीर का 7 ऑर्गन्स का निर्माण करना है। तो इसीलिए जब मैंने ये वहां पर सुना तो तभी मुझे वहां पर विजन दिखाई दिया गया कि जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो भी गलत खाना पीना, सोचना, छोटी छोटी बातों में नाराज होना, गुस्सा करना, तो यदि हमने इसको ठीक किया, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तो हार्ट ठीक हो रहा है। अभी गड़बड़ कहाँ हो रही है? गर्भों में, पेट में बच्चा है, अभी माँ छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, मुड़ा फोड़ा है, नेगेटिव हार्मोन से रिलीज हो रहे, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नींद ठीक से नहीं कर रहे। असर कहाँ पर हो रहा है? बेबी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रहा है। तो मुझे विजन दिया कि जैसे ये हार्ट है वैसे ये क्या है? बच्चेदानी है, यूट्रस है, अंदर बच्चा है। तो यही प्रोजेक्ट क्या करना है आपको? वैसे गर्भवती माताओं के लिए बनाना है। तो वहां से मैं आई, ये प्रोजेक्ट बना और इमीडिएटली तो 2009-10 में ये प्रोजेक्ट बना। फिर पूरे भारत में इस प्रोजेक्ट को हमने प्रेजेंट किया। तो जैसे मैंने काफी जगह सेशंस किया अक्रॉस, आप कह सकते हैं पूरे इंडिया में इसको हमने प्रोजेक्ट किए, काफी सारे स्टेट्स में। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है? नाम सुना है आपने? कौन है बताइए? प्रेसिडेंट है ना, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी है। तो ये 2018 में, तभी वो क्या थे? गवर्नर ऑफ रांची थे। तो तभी उन्होंने ये प्रोजेक्ट सुना और अभी जब वो प्रेसिडेंट बने, आपने नीचे ये फोटो देखा होगा जो मंदिर है ना वहाँ, तो ये अभी रिसेंट है ना 2025 का ये है जहाँ ये वापस गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट हमने उनको वापस प्रेजेंट किया। फिर तभी आप देखेंगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है? हमारे जेपी नड्डा जी। और तभी भी 2018 में वो तभी भी उस गवर्नमेंट में भी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक, अभी के आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव है ना। तो और ये G20 है ना, जब भारत में G20 हुआ था तभी हमने वहां पर भी इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया। ये कौन है? देखो कौन है? सुधा मूर्ति जी है ना। तो आप सभी ने नाम भी सुना होगा। तो ऐसे फिर इस प्रोजेक्ट को हमने क्या किया? पूरे क्रॉस इंडिया हमने इसको चालू किया। फिर क्या हुआ? बीच में कोविड आया 2018 के बाद है ना, 2020 में कोविड आया। फिर अभी हमको प्रोजेक्ट तो सभी को दिखाना है, सभी तक जाना ही है, तो हमने इसको ऑनलाइन चालू किया। तो ऑनलाइन आप सभी ने नहीं देखा होगा तो आप इसका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्भ संस्कार या डॉक्टर शुभदा ने गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी, पहले सिर्फ हम लोगों ने गर्भ संस्कार का था तो अलग था, लेकिन अभी क्या है काफी सारे लोगों को चैलेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी होने के लिए भी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि पहले से पता होगा तो प्रेगनेंसी होने में भी हेल्प होता है और फिर और अच्छे से हो जाता है। तो आप सभी इसका यूट्यूब चैनल है डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी। तो हमने तभी ऑनलाइन सेशन शुरू किए, तो डेली होते थे और इसके ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। काफी लोग इसको देखते हैं। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर भी जो सेशन लेते हैं तो पूरा सेशन इतना पूरा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये पूरा इसके लिए हमने एक करिकुलम बनाया है
जैसे इसका एक जर्नल बनाया हुआ है, तो ये एक 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो अराउंड से 30 डेज के सेशन, तो अभी 30 आवर्स के सेशन हम 3 घंटे में तो नहीं ले सकते। तो आप सभी क्या करना, इस YouTube चैनल पे ना, जैसे डाइट, तो आप उसके प्लेलिस्ट में चले जाना, तो आप देखना डाइट के सेशंस। तो डाइट में क्या है कि अभी मैं सपोज यहाँ बात करूंगी तो भी कितना, एक 5-10 मिनट डाइट के बारे में बात करूंगी, लेकिन वहाँ पूरा 1 घंटा जो डाइटिशियन है ना, जिन्होंने PhD किया है, उनके सेशंस है, एक्सरसाइज है, हाँ, तो उसके सेशंस, जो योगा थेरेपिस्ट है, योगा टीचर्स है, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके सेशंस है। तो ये ऐसे सारे सेशंस, बेबी के ऊपर संस्कारों की बात हो रही थी, तो ड्राइंग कैसे करना है, म्यूजिक है, क्राफ्ट है, तो ये सारे सेशंस हमने अलग अलग किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप वीडियो ऑन रख सकते हो, तो आप भी सुन सकते हैं, बेबी भी अंदर सुन सकता है। बेबी सुनने से कुछ उसका फायदा होगा, आपको लगता है बेबी भी सुनेगा तो फायदा होगा? कहाँ से पता चला आपको फायदा होगा? कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल है जब सुनने की बात आती है? अभिमन्यु की है ना, देखो 14 साल पहले सुना था, जब वो 14 साल का हुआ तो उसको पता था कि चक्रव्यूह कैसे भेजना है। तो वो कहाँ चला जाता है, जब अभी गर्भ के अंदर और बेबी जब पेट के अंदर है, तब जो जो बातें मम्मा करती है तो वो बेबी के ऊपर इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके इम्प्लिसिट मेमोरी में चली जाती है। मना क्या, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉन्शियसली कुछ नहीं करना पड़ता, सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे ही उसको पता चलेगा, याद आ जाएगा। इसीलिए उसको अभिमन्यु को पता था चक्रव्यूह कैसे भेजना है, लेकिन उससे बाहर कैसे आना है वो उसने सुना नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो गई, तो उसको लगा कि चलो अभी इसको बता के क्या फायदा। हाँ, तो तभी उसको अर्जुन को मालूम होता था, अरे मम्मा सोई है लेकिन बेबी शायद चल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि गर्भ संस्कार हो रहा है, वो बेबी अंदर सुन रहा है। तो बेबी अंदर कितने वर्ड्स सीख सकता है? 5000 वर्ड्स बेबी सीखता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो आप उसको वीडियो को ऑन कर सकते हैं, वो बेबी सुनेगा। ये सारा एक्टिविटी जितना जितना आप करेंगे, तो जितने वर्ड्स, तो हमने क्या किया, इसको जर्नल बनाया है ना। तो जर्नल में जितना, जर्नल में ना एक्टिविटीज करनी है इसके लिए। तो जैसे अभी इस जर्नल में आप देखेंगे कि अभी जो हमने देखा था ना कि हमारा बेबी कैसे होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, या इसको आप बड़ा करके लगा सकते हैं कि माय बेबी इज आज, है ना, स्माइलिंग, आज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज आज इंटेलिजेंट आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माय बेबी इज आज शक्तिशाली पावरफुल आज माँ दुर्गा, माय बेबी इज आज, है ना, नॉलेजेबल आज सरस्वती, माँ सरस्वती। तो इससे क्या होगा, जो जो आप सोचेंगे, आज यू थिंक यू बिकम, तो वैसे बेबी बनता जाता है। आपको ये नहीं बोलना है कि आप बनोगे नहीं, वो तो ऑलरेडी है, आप यू आर एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो इससे एक तो सबसे पहले मम्मा को वैसे खुद बनना है, तो मम्मा को क्या करना है, सबसे पहले मम्मा को होमवर्क करना है कि एंजल्स मॉम इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, तो मम्मा खुश रहती है। तो ऐसे आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर ये ऐसे पूरा अलग से आप नोटबुक बना सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। फिर आपको विजुलाइज करना है कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज स्पिरिचुअल एज स्वामी विवेकानंद। तो ये एक हमने रेफरेंस के लिए दिया है आपको, जो जो वैल्यूज, जो जो संस्कार आपके बेबी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, वैल्यू चार्ट कहा जाता है। और ये ज्यादातर कब करना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही आपको इसको विजुलाइज करना है। एक्टिविटी तो आप आपके समय अनुसार मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो विजुलाइज करना है, ये रात को सोने से पहले पूरा विजुलाइज करके सो जाना है, ताकि हमारा, क्योंकि ये चेंजिंग प्रोग्रामिंग का चेंज करना है सबकॉन्शियस माइंड में। जब हम जागरूक हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है, और जब हम सो जाते हैं तब हमारा सुषुप्त मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो इसीलिए ये हमको कब करना है, रात को सोने से पहले, और रोज सुबह उठते ही थोड़ा समय के लिए कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, फिर कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। तो इसीलिए देखो काफी बार क्या होता है, हम सभी को पता है कि गुस्सा करना गलत है, शांत रहना है, खुश रहना है,
लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ चेंज करना है? सबकॉन्शियस माइंड में। वो कैसे करना है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो इसीलिए रात को सोने से पहले यदि आपने विचार करके सोए कि नहीं मैं बहुत शांत हूँ, स्थिर हूँ, सुबह उठते ही आपने विचार किया और हर दिन आप ये करते रहे, तो क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन जो है ना वो तथास्तु मशीन है। अब जो करेंगे उसको तथास्तु करता है। आपने सोचा कि मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ तो तथास्तु बोलता है। आपने सोचा मैं तो बहुत शांत हूँ, भले आप गुस्सा कर रहे लेकिन आपने सोचा है कि नहीं मैं बहुत शांत हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। रोज रात को सोने से पहले लिखते जाओ और रोज सुबह लगातार करेंगे। 21 डेज के अंदर हमारे ब्रेन सेल्स क्या करेंगे, वैसे वायरिंग करते हैं और फिर वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। पहले हमें क्या लगता था कि अभी एक बार जो बने चेंज नहीं हो सकते, हमारे संस्कार हम कभी भी चेंज कर सकते। जैसे हमारे उठने के संस्कार है, अभी हम लगातार डेली लेट उठेंगे तो हमारे क्या होंगे, लेट उठने के संस्कार बनेंगे। लेकिन यदि हमने रोज सुबह जल्दी उठना चालू किया तो क्या होगा, हमारे सुबह जल्दी उठने के संस्कार बनेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं उसको, है ना, वो कैपेसिटी है, आप जो चाहे वो संस्कार तैयार कर सकते। तो फिर हमने क्या किया, ये बुक बनाया है जो हमने पूरे 7 ऑर्गन्स की बात की। 7 ऑर्गन्स की सिस्टम्स तैयार करने, तो हर ऑर्गन के लिए, हर शरीर के, उसके लिए हमने मेडिटेशन कमेंट्रीज बनाए हुए हैं कि वो ऑर्गन सिस्टम परफेक्ट तैयार होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे अभी बेबी, हाँ, जैसे ही बेबी का अभी हमें पता चला कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो पहले क्या करना है, उसको वेलकम करना है कि आपका स्वागत हो रहा है। ऐसे नहीं कि वो जब उसका बॉर्न होगा, बर्थ होगा तब उसका स्वागत, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कमेंट्री बनाई हुई है। अगर आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश है ना, तो सेम इसको क्या होगा कि भले आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, घर में जो भी पढ़ सकते हैं उनको आप बोलेंगे, तो बेबी अंदर लैंग्वेज भी सीख रहा है, बेबी अंदर वर्ड भी सीख रहा है। और इसके हमने फिर क्या किए हैं, वीडियोस बना के रखे हैं। तो इसको आपको पढ़ना भी है, उसको आप लिखते जाओ। आपको ये वीडियोस YouTube चैनल के ऊपर फ्री अवेलेबल है, इसका भी ऐप भी बन रहा है। तो उसको क्या है, आप सो जाएंगे लेकिन मेडिटेशन के आपने वो वीडियोस ऑन रखे तो बेबी का अंदर वो सारा डेवलपमेंट होता जाएगा। वरना आपको टाइम नहीं रहेगा तो भी बेबी अंदर कर सकता है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स है। जैसे अभिमन्यु की कहानी अभी मैंने कहा बताई, फिर प्रहलाद के बारे में, अष्टावक्र के बारे में। अभी आप देखो, अभी हम क्या कहते हैं कि क्या करें, हमारे खानदान में ये सारा निगेटिविटी है ना, या मान लो कि खानदान में सब लोग गुस्सा करते हैं। लेकिन अभी प्रहलाद जो है, वो प्रहलाद किसका बच्चा है, बताइए, प्रहलाद किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन था, राक्षस। राक्षस वाला क्या, सब निगेटिविटी। अभी उसके बावजूद ये जो बेटा है प्रहलाद जो है, वो क्या दिखाया है, वो विष्णु भक्त दिखाया। अभी विष्णु भक्त क्यों हुआ, क्योंकि जब पता चला इंद्र को कि अभी हिरण्यकश्यप की, है ना, जो वाइफ है, प्रेग्नेंट है, पहले से इतना तकलीफ दे रहा था देवताओं को, तो क्या किया उसने, बंदिस्त बनाकर कहाँ रखा, नारद मुनि के आश्रम में। अभी नारद मुनि के आश्रम में क्या होता था, नारद मुनि प्रवचन करते थे, माँ सुनती थी और कभी कभी फिर माँ सो जाती थी। तो नारद मुनि को भी लगता था कि अभी ये सो गई, जैसे अर्जुन को लगा। तो क्या हुआ, उतने में आवाज आई, नारायण। तो तभी देखा, अरे ये तो सो गई है। नारद मुनि देख रहे आवाज कहाँ से आ रहा है, तो पता चला कि बेबी अंदर सुन रहा है। और फिर वो सारा जो उस बेबी ने सुना, तो उससे क्या हुआ, वो क्या बना, विष्णु भक्त हुआ। तो भले हमें क्या लगता है, हमारे ब्लड में जो जीन्स है, तो जीन्स अलग, जीन्स मिलेंगे, लेकिन संस्कार क्या आप ले रहे हो, क्योंकि जीन्स को, हमारा जो हार्डवेयर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को, उसको बोलते हैं इपीजेनेटिक्स। भले क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, हर एक के शरीर में दोनों जीन्स होते हैं। एक है जिससे बीमारियां होंगी, उसको कहते हैं डिसीज के जीन्स या अनहेल्थी जीन्स, और एक है हेल्थी जीन्स जिससे हम बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। यदि मेरी लाइफस्टाइल हेल्थी है, हेल्थी लाइफस्टाइल माना क्या, हम खुश रहते हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जो हमारे हेल्थी जीन्स है वो ओपन अप होते हैं और हमारे जो बीमारी के जीन्स है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। और यदि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो क्या होगा, मेरे
जो बीमारी मना हेल्थी जीन्स जो है स्विच ऑफ होते हैं और बीमारी के जीन्स स्विच ऑन होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है ताकि हमें बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रहलाद के केस से हमने देखा। अभी अष्टावक्र का एग्जाम्पल, अष्टावक्र आप सभी ने नाम सुना है। अष्टावक्र जो था वो राजा जनक के गुरु बने, इतने इंटेलिजेंट थे। तो अभी जब अष्टावक्र छोटू गर्भ में था तो ये जो माँ थी सुजाता, वो चाहती थी मेरा जो बच्चा है ना ये बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या करती थी, अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी और अपने पापा के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। अभी ये जो हस्बैंड थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, मना अष्टावक्र के पापा, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले थे, कभी कभी कुछ गलत बोलते थे। तो ये छोटू अष्टावक्र जो अंदर था ना ये बहुत इंटेलिजेंट पहले से ही थे। तो फिर जैसे ही गलत बोला यहाँ से तो बेबी अंदर से मना ये आपने रॉन्ग बोला है। तो फिर पापा को बहुत गुस्सा आता था और पापा क्या करते थे, श्राप देते थे। तभी ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा बच्चा है। और कहते हैं कि ऐसे प्रेगनेंसी के समय 8 टाइम्स ऐसे हुआ। तो 8 बार इतनी निगेटिविटी की वजह से वो बेबी के अंदर क्या है, 8 कर्व्स, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, अष्टावक्र। लेकिन उसने इतने अच्छे अच्छे क्लासेस सुने थे तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ। तो ये सारी जो कहानियां हैं, ये कहानी से हमें क्या मॉरल क्या लेना है। तो अष्टावक्र की कहानी से आपको क्या समझ मिली, बताइए आपको क्या समझ मिली। नरेंद्र आपको क्या समझ में आया अष्टावक्र की कहानी से, बताइए। अष्टावक्र की कहानी में हमने कहा कि पापा ने गुस्सा किया और उससे तो क्या इसका मतलब क्या, सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, पापा का भी असर हो रहा है ना। नहीं तो हम बोलेंगे अभी तू और तेरा बच्चा समान तो सब ऐसे नहीं। जोरदार तालियां पापा लोगों के लिए बजाइए। पापा लोगों ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। नहीं तो फिर सभी को क्या लगता है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है, मदर, लेकिन दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फादर, और तीसरी टीचर। अभी क्या होता है, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर देते हैं, लेकिन उसकी जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू होती है, गर्भ से ही शुरू होती है। तो श्री गणेशा गर्भ के अंदर ही हो रहा है, वहीं से उसकी पढ़ाई चालू होती है। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, पापा देख रहे हैं, है ना, सास भी फिर क्राइम रिपोर्टर और फिर छोटू बाजू में बैठी है। तो बहुत सिलेक्टिव होना है, क्योंकि जो पापा के विचार है, पापा के गोल है, सिर्फ पापा नहीं घर वालों के भी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरे फैमिली को अटेंड करना है, लेकिन सभी नहीं आ सकते नेचुरली, कुछ ना कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी भी प्रोविजन करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। अभी ये रिकॉर्डिंग होता है, ये ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है। तो ये फिर हम YouTube पे डालते हैं। तो आप भी इसको वापस देखना, जो घर वाले हैं उनको भी देखने के लिए बोलना, इसको फॉरवर्ड भी करना। तो क्या होगा कि उनको भी पता चलेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी इतना समय 2 घंटा कौन सुनेगा। तो फिर सिस्टर लोग बीच बीच में आकर वीडियो निकालते हैं, वो रील्स बनाते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, ताकि फिर 1 मिनट 2 मिनट के तो आप वीडियोस देखेंगे। तो जोरदार तालियां हमारे सिस्टर लोगों के लिए बजाइए। आपके लिए देखो वीडियोस बनाते हैं, वो शॉर्ट वीडियोस भी देते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको वापस देखना भी है। और ये सारी बातें आपको लगता है इसके लिए प्रेग्नेंट होना जरूरी है, बिना प्रेगनेंसी के भी ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम हर मंथ होता रहता है, रूटीनली 3rd या 4th संडे होता है। तो हर मंथ भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लिसनिंग कैपेसिटी रहती है ना बहुत ज्यादा नहीं रहती है। इसीलिए हर लेसन जो होता है क्लास वो 45 मिनट्स का होता है। लेकिन यहाँ हमको क्या है कि आप लोग भी बार बार नहीं आ सकते हैं और हम भी नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ये पूरा जो है ओरिएंटेशन सेशन की पूरे प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, ये पूरा जो बुक है ये कैसे आपको यूज करना है। तो इसके लिए हम एक ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं 3 घंटे का, क्योंकि ताकि आप वापस इसको आपको बार बार आने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप हर समय इसको अटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो है, नाम क्या बताइए आपका, श्रुति। अभी ये कौन सा कितने बार आप अटेंड कर रहे हो, या अभी कितना सेशन है अभी ये गर्भ संस्कार का? हाँ, तो कितने बार अपने अटेंड, देखो जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। हाँ, तो अभी उसको वैसे देखा जाएगा तो जो प्रेग्नेंट डायबिटीज वगैरह जो भी इश्यूज पहले से थे लेकिन काफी कंट्रोल में है, तो हर महीने आप आकर अटेंड कर सकते हो। और उसके बाद अभी उसके हस्बैंड शायद किसमें है आपके हस्बैंड, मर्चेंट नेवी, तो नेवी में है तो वो नहीं ले सकते, तो मम्मी आती है उसकी,
मम्मी आकर उसके साथ रही है, तो मम्मी के भी मुझे लगता है 2-3 बार आपने भी सेशन अटेंड किया होगा, तो मम्मी भी हर समय आती है। तो जितना जितना आप इसको करेंगे, तो आपको ये सेशन भी अटेंड करना है, यूट्यूब पे सेशन देखना है, इस बुक को फॉलो करना है। और जब आप ओपीडी में आकर बैठते हो ना, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं रहता है, उनको लगता है चलो ठीक है बोला है तो क्या है, लेकिन आपको क्या करना है, यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही आप औरों को बताएंगे। देखो हमें बताना है, आना नहीं आना वो उनका कर्म है, लेकिन जब ओपीडी में बैठते हो ना, तो क्या करना, हर महीने में एक बार तो आप आते हो, हर समय आजू बाजू में या वहाँ बाकी सब लोग जो बैठे हैं उनको बोल सकते हैं कि मैडम हर महीने लेते हैं, और उनको भी पता रहता है, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया रहता है। बहुत अच्छा होता है कि आप भी जाना। तो उससे क्या होती है, एक तो उन लोगों को भी बेनिफिट होगा, और ये हमारा सेवा का कर्म होता है, ये मैंने सेवा की है ना। तो अभी देखो संडे का एक दिन मुझे मिलता है, बाकी समय भी मैं बिजी रहती हूँ, काफी सारे बाहर प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद में महीने में एक बार ये क्यों करती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ उस बच्चे के माता पिता नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो मेरी भी उतनी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं कि हाँ चलो मैंने फिजिकल हेल्थ का ध्यान दिया, लेकिन वो आने वाले बच्चे यदि है ना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्थी होंगे, उनके संस्कार बहुत अच्छे होंगे, वो श्री राधे और श्री कृष्ण के जैसे होंगे, वो ज्ञानवान है, गुणवान है, चरित्रवान है, बुद्धिवान है, ऐसे बच्चे जो कल का भविष्य है भारत का, है ना, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, तो उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए नहीं तो मैं यहाँ पर और 4-5 मिनट लगा दूं, 2-3 और एक प्राइवेट वार्ड बना दूं, है ना, कर सकते हैं, लेकिन उससे जो होगा वो मुझे क्या है, स्थूल कमाई होगी। लेकिन ये जो है ये मेरी सेवा है, और ये मेरी निस्वार्थ सेवा, इसके रिटर्न में मुझे आपसे स्थूल में कुछ नहीं चाहिए, सूक्ष्म में क्या चाहिए, आप सदा खुश रहो, आप शांत रहो, प्यार से रहो। जितना जितना आप ये करोगे वैसे आपके वो बच्चे बनेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, निस्वार्थ सेवा, ना उसके रिटर्न में। इसके लिए कोई हम आपके चार्जेस लेते, कोई चार्जेस नहीं। ये 2009 से चल रहा है ना, ऐसे नहीं कि थोड़े समय के लिए, कंटिन्यूस, ये जैसे एक यज्ञ है ना, कि ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो हमारे श्री कृष्ण और श्री राधे के जैसे हो। तो जिस घर में श्री राधे और श्री कृष्ण के जैसे बच्चे होंगे, है ना, जो खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो उस घर को क्या बोलेंगे बताइए, उस घर को क्या कहा जाएगा, उस घर को स्वर्ग कहा जाएगा। और जब हर घर ऐसे स्वर्ग बनेगा तो वो धरा क्या बन जाएगी, वो धरा स्वर्ग बन जाएगी। और इसीलिए तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं, परमात्मा आते हैं क्योंकि ये धरा एक समय था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत स्वर्ग था, है ना, भारत विश्व गुरु था, लेकिन ओवर द पीरियड कैसे ये नीचे हम गिरते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसको फिर से उठाने के लिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, इस धरा पर धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। और वो ये ज्ञान देते हैं, वो समझ देते हैं कि अभी हमें क्या करना है ना, कैसे खुश रहना है। तो इसीलिए ये सारा प्रोजेक्ट बना है। नहीं तो नीचे तो मैं आपका सभी का ट्रीटमेंट तो कर ही रही हूँ, लेकिन ये सारा हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 2-3 घंटा हर एक के लिए नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बना है। ये जो बुक है तो ये पूरे है ना, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम, 7 ऑर्गन्स को हमें कैसे तैयार करना है, कैसे डेवलप करना है, बेबी के ऊपर संस्कार कैसे करने हैं, ये सारा इस बुक में और दोनों लैंग्वेजेस में दिया है। फिर जैसे डाइट की बात आ रही थी, तो डाइट में हमें क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, तो ये सारा इस बुक में दोनों लैंग्वेजेस में, और इसी के सारे वीडियोस बने हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, डाइट और एक्सरसाइज। तो डाइट में जो है, डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, किस भाव से हम उसे बना रहे हैं, किस भाव से उसे खा रहे हैं। इसीलिए देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, हम सभी ने सूजी का हलवा खाया है, मराठी में शिरा बोलते हैं। तो अब ये जो शिरा है, सूजी का हलवा 3 जगह बना, एक बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, एक होटल में बना, और एक जो है वो प्रसाद के लिए बना। तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट दिए, लेकिन उसके बावजूद उसका टेस्ट सेम होगा क्या? टेस्ट किसका अलग होगा? प्रसाद का। क्यों? क्योंकि हम उसको ईश्वर परमात्मा की याद में उसे बनाते हैं, है ना। उस दिन कोई कुछ गुस्सा करने के लिए आएगा तभी आप क्या बोलेंगे, आज प्रसाद बन रहा है, आज ये सब बातें नहीं करेंगे, हम बाद में इसे देखेंगे। तो जो खाना
परमात्मा की याद में बनता है वो खाना, क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। गुरुद्वारे में लंगर लगता है, मंदिरों में, तो ये सारा वो क्या हो जाता है, हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड कैसे बनता है, हाई एनर्जी हमारे विचार, हमारे थॉट्स कैसे हैं, तो उन विचारों से तो असर किसका हो रहा है। तो इसीलिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, क्योंकि इंडियन कल्चर की बातें हम नहीं एक्सेप्ट करते थे, जबकि इंडियन कल्चर में हमने ये सभी सुना था, जैसा हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा जीवन होता है, जैसे हमारा पानी होता है वैसे हमारी वाणी होती है, जैसे हमारा आहार वैसे हमारे विचार, वैसे हमारा व्यवहार होता है। लेकिन इसको क्या किया, साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया। जापानीज साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, इन्होंने क्या किया, पानी के ग्लासेस लिए, जैसे ये 2 पानी के ग्लासेस है, पानी के ऊपर रिसर्च किया, पौधों के ऊपर रिसर्च किया, जैसे पौधे हैं, फिर ग्रेन्स हमारे जैसे चावल है, गेहूं है, तो उन्होंने क्या किया, जो एक रिसर्च में पानी का आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो 2 ग्लासेस हैं, दोनों ग्लासेस के ऊपर क्या किया, लेबल लगाया। एक के ऊपर लेबल लगाया एडोल्फ हिटलर, दूसरे ऊपर लेबल लिखा है मदर तेरेसा। अभी क्या करना था इस रिसर्च में, ये जो ग्लासेस ऐसे पानी के रखे, अभी हम लोग मान लो 25-30 लोग हैं, तो हमको आना है और मन ही मन डिसाइड करना है, मन ही मन सोचना है एडोल्फ हिटलर और मदर तेरेसा। फिर हम लोग सब लोग चले गए। फिर हमने क्या किया, उस रिसर्च में एक एक पानी की बूंद को निकाला, वाटर ड्रॉपलेट, और फिर हमने उसको स्लाइड के ऊपर रखा। हमारे जो लैब होता है उसमें माइक्रोस्कोप होता है, उसके नीचे रखा और हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या देखा, जिसके ऊपर लेबल लगाया हुआ था मदर तेरेसा, उसमें से जो पानी की बूंद निकाली उसमें क्या था, बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जिसमें एडोल्फ हिटलर लिखा था उसमें क्या था, ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ है, पानी तो बाहर है, ये पानी सेम रूम टेम्परेचर पे है, ऐसे नहीं कि एक यहाँ एसी में है एक गर्मी है, तो फिर क्रिस्टल चेंज हो जाएंगे। लेकिन पानी तो एक ही रूम टेम्परेचर में है, ऐसे नहीं एडोल्फ हिटलर ने पिया हुआ, मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है, पानी तो एक ही वाटर से है, तो पानी भी एक ही है, एक ही रूम टेम्परेचर। तो ये चेंजेस कैसे आए, अब बताइए कैसे चेंजेस आए, क्यों ऐसे क्रिस्टल चेंज हो गए, किसका असर हुआ इसके ऊपर, क्या किया गया, हम सभी ने मन ही मन जो सोचा, जैसे हमने मदर तेरेसा सोचा तो क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी की इमेज है ना, प्यार और फिर शांति की मूर्त, माँ की मूर्त सामने आती है। एडोल्फ हिटलर सोचेंगे तो वायलेंस, तेज, एकदम निगेटिविटी, गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है। तो हमारी सोच का असर कहाँ हुआ, पानी के ऊपर। पानी कहाँ है, बाहर। अभी मेरे शरीर पे उसका असर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बाहर हो रहा है और मेरे शरीर पे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। और हमारा शरीर भी क्या है, 70% वाटर। जो बेबी गर्भ के अंदर रहता है वो किस में रहता है, पानी के अंदर रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, गर्भ जल कहते हैं, तो उसमें वो बेबी रहता है। तो पानी से क्या होता है ना, जो भी एनर्जी है वो जल्दी ट्रांसमिट होती है। इसीलिए देखो, जब भी हमारे घर में भी पूजा पाठ होता है ना, पूजा होती है, तो पंडित जी क्या बोलते हैं, जो भी तीर्थ बनाया है वो लाके रखो, जो भी प्रसाद बनाया है वो यहाँ लाकर रखो, फिर वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो मंत्र क्या है, हाई एनर्जी वर्ड है, तो वो क्या होता है, वो हाई एनर्जी उसमें प्रभावित होती है, और वही खाना क्या बन जाता है, प्रसाद। खाना तो वही है ना, लेकिन वो प्रसाद कैसे बनता है, क्योंकि उसको हमने हाई एनर्जी विचारों से हमने क्या बनाया, उसको हाई एनर्जी फूड या हाई एनर्जी वाटर बनाया। तो अभी इसके लिए हर दिन पूजा रखने की जरूरत है क्या, चलो सत्यनारायण की पूजा हर दिन रखते हैं, ऐसे तो नहीं होगा, हर दिन मंदिर में जाते हैं, ऐसे नहीं होगा। तो उसको खाने को कैसे बनाएंगे, क्या करना होगा, हम अच्छे अच्छे विचार करें, हम भगवान जी के भजन संगीत गीत ऑन रखें और उसमें सोचकर फिर हम खाना बनाए। यदि हमने है ना गुस्से से खाना बनाया तो क्या होगा, फिर उसका असर वैसे होगा। तो इसीलिए खाना बनाने वाले को क्या करना है, बहुत ध्यान देना है। और जो भाई लोग हैं उनको भी नम्र निवेदन है कि जो किचन में बहने काम करते हैं उनको हमेशा खुश रखना, ताकि क्या होगा, जो खाना बनेगा वो प्रसाद बनेगा और उसका असर पूरे घर वालों के ऊपर होगा। अभी बनाने वाले ने बहुत खुशी से प्यार से भगवान जी के गीत सुनकर बनाया, लेकिन खाना खाने के लिए बैठे और फिर क्राइम रिपोर्टर ऑन करके रखा, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो फिर किस भाव से बना रहे, किस भाव से खा रहे, किस भाव से खिला रहे, सभी इम्पोर्टेंट है।
तो सिर्फ प्रोटीन नहीं है ना, तो खाना हम क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब भी मिलना चाहिए, लेकिन किस भाव से खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी खाने के लिए हम प्रोटीन के नाम पर कुछ भी खाते हैं, अभी प्रोटीन के लिए हम खाते हैं, लेकिन मना हमको हमारे खाने के लिए किसी को मरना पड़ता है। अभी वो जब मरता है तो उसमें दुख है, दर्द है, वायलेंस है, डर है, नफरत है, और लास्ट में क्या है, डेथ। और ऐसा खाना हम खाते हैं तो क्या होगा, एक तरफ हम क्या चाहते हैं, मुझे खुश रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्यार से रहना है, और एक तरफ हमारे प्लेट से क्या जा रहा है, तो हमको लगता है कि अभी दुख, दर्द, नफरत, डर, वायलेंस, डेथ वाला खाना खाकर मैं खुश रहूंगा, मैं बहुत शांत रहूंगा। तो थोड़ा सा विचार करना है, ये है ना एक्सपेरिमेंट करने की बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए जब आप ओपीडी में आते हो तो फर्स्ट टाइम ही मैं बताती हूँ कि आपको खाने में टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज ये सब खाना मना है, तो लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, कैसे करेंगे, कैसे रह सकते हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है। इसीलिए नम्र निवेदन की जब बेबी गर्भ में है, देखो हमारे घर में जब नवरात्रि होती है, 9 दिन देवियों को हम बिठाते हैं, तो हमारा भोजन कितना सात्विक होता है। इनफैक्ट कोई कोई तो पूरा फ्रूट पे रहते हैं, और तभी हमें इतना एनर्जेटिक फील होता है। जब हमारे घर में गणेश जी बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, गणेश जी बैठते हैं तो गणेश जी को क्या 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 प्रसाद के लिए दिखाते हैं, आप बताइए। तो हम प्रसाद के लिए जो लेते हैं वही खाना क्या करना है, अभी ये समझना कि आपके पास वो जो एक विशेष देव आत्मा आई है उसको मुझे भोजन खिलाना है, तो उस रीति से भोजन खाएंगे तो क्या होगा, हम भी बहुत हल्के रहेंगे। वो जो आने वाला बेबी है उसको भी क्या होगा, जैसे आपका अन्न होगा वैसे मन और वैसे उसका जीवन होगा। तो इसीलिए डाइट का लेसन बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, क्या क्या खाना है वो इस बुक में दिया है। इसका पूरा जो सेशंस आप YouTube पे देखना और इसको आप पूरा अच्छे से फॉलो करना। दूसरा आगे क्या मैंने कहा, जैसे बीच में मैंने कर्मेंद्रियों की बात की थी, देखना, सुनना, ये सारे कैसे डेवलप करना है, उसके लिए भी ये बुक को आप रिफर करना। फिर फिजिकल डेवलपमेंट की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा डाइट आई मीन एक्सरसाइज के बारे में भी हम देखेंगे। तो डाइट के बारे में सभी को बहुत अटेंशन देना है, हम क्या खा रहे हैं, किस भाव से बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ फ्रूट कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं आ रही है। बाकी आपके खाने में जैसे आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि काफी लोगों का ना हीमोग्लोबिन भी कम रहता है। फिर टैबलेट्स का डोज बढ़ाओ, इंजेक्शन दो, इंजेक्शन 4-5 हजार का आता है, उससे अच्छा आप खाना अच्छे से खाओ ना, जैसे अनार है, सेब है, बीट है, पालक है, हाँ जैसे हरी सब्जी है पत्तेदार, फिर आपका लाल वाला साग है, काला वाला किशमिश, काला वाला खजूर, तो इससे आपकी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, बेबी का हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। कैल्शियम के लिए आपको जैसे मिल्क प्रोडक्ट, छाछ है ना, दही है, लेकिन ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है ना, उसमें कितना पिटोसिन है, हार्मोन्स है, तो इसीलिए हम कैल्शियम के लिए भी आजकल मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत आप जितना भी छाछ कर्ड ले सकते हो, बाकी तो कैल्शियम के टैबलेट्स, विटामिन डी के टैबलेट्स ले लें। प्रोटीन्स के लिए जैसे दालें हैं आपके, सभी स्प्राउट्स है, मूंग है, मटकी है, इससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो और क्या, विटामिन डी कोई भी खाने से नहीं मिलता, वो तो सनलाइट से मिलता है। तो थोड़ा समय सुबह मॉर्निंग की सनलाइट में टहलना है, वॉकिंग करना है, थोड़ा सा 5-10 मिनट सन गेजिंग करना है, तो ये सारा करने से विटामिन डी की मात्रा अच्छी होगी। तो ये हमारा खाने का सेशन आप बहुत डिटेल में देख लेना। फिर आगे का जो सेशन है वो है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, हर एक के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए एक्सरसाइज विशेष क्यों जरूरी है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, है ना। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी देखना है, सोचना है, और एक्सरसाइज यहाँ हर वीक है ना, एवरी सैटरडे इज योगा डे। यहाँ पर हर सैटरडे को क्या होता है, शाम को 5 से 6 यहाँ इसी हॉल में योगा सेशन होता है, जिसमें एक्सरसाइज सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। और आप हर एक को, है ना, हर एक को क्या करना है, वंस इन अ मंथ चेकअप के लिए तो आना ही है। तो इसीलिए हम आपको क्या बोलते हैं, जब सोनोग्राफी है तो मॉर्निंग समय आना, बाकी समय आप सैटरडे को आएंगे।
शाम को 5 बजे आएंगे, 5 से 6 यहाँ पर आपने योगा किया, एक्सरसाइज किया, और 6 बजे फिर आप चेकअप करके जा सकते हैं। तो 2 in 1 है ना, 2 फायदे हैं। एक ही विजिट है, आपका योगा एक्सरसाइज भी हो रहा है, चेकअप भी हो रहा है, आपको बार बार वापस नहीं आना पड़ रहा है। और जो आ सकते हैं और जो नजदीक रहते हैं, तो हम गार्डन में ही म्यूजिकल योगा लेते हैं। तो आप ना मेरा YouTube चैनल पे आप ओम शांति म्यूजिकल योगा फोल्डर देखना है ना, प्लेलिस्ट में जाना, तो उस प्लेलिस्ट में आपको प्राणायाम, म्यूजिकल योगा, मेडिटेशन, इसके अलग अलग सेशंस भी मिलेंगे। तो इसका ना सेक्टर 16 माना जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से आगे जाएंगे तो विस्फूति कॉलेज का वहाँ पे हॉस्टल है, वहां से सीधा स्ट्रेट लाइन जाता है लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पिल्ले कॉलेज है। तो पिल्लाई कॉलेज का जो एंड है, वहाँ सेक्टर 16 का एक बड़ा गार्डन है, सेक्टर 16 का गार्डन, वहाँ क्रिकेट का एक बड़ा ग्राउंड भी है। तो वहां पर हर दिन डेली 2 बार हम योगा एक्सरसाइज लेते हैं। मॉर्निंग का बैच मैं खुद लेती हूँ, मैं खुद 6:45 से 6:45 बजे वहां जाती हूँ, और शाम को एक दीदी जाते हैं 5 से 6 बजे। तो वहाँ नजदीक जो रहते हैं और नजदीक नहीं भी रहते हैं, एक हफ्ते में एक बार आकर आप सीख सकते हैं, और बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ समय नहीं रहता, इसलिए हम ये सारा एक्सरसाइज यहाँ करके नहीं आपको सिखा सकते। आप यूट्यूब पे म्यूजिकल योगा कैसे करना है ना, बहुत जिसमें बहुत बेंडिंग वगैरह है, तो एक्सपेक्टेड मतलब को उतना नहीं करना है। लेकिन हर एक को, जैसे बारिश होगा तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में ही 25-30 मिनट वॉकिंग करते समय भी आप गीत ऑन रख सकते हैं। तो आपका क्या होता है, जितना शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है, हम एक जगह बैठते हैं, हमारा शरीर शांत हो गया है और हमारा मन यहाँ वहां घूमता रहता है, मोबाइल, पूरा समय मोबाइल पे रहते हैं। तो उल्टा होना चाहिए, हमारे शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए। आप म्यूजिकल एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, और जितना म्यूजिकल एक्सरसाइज में जुम्बा अलग है, और यहाँ हम लोग जो ईश्वर के गीत है ना, परमात्मा के गीतों के द्वारा, तो परमात्मा से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका मन और शांत हो रहा है। आप शरीर की मूवमेंट कर रहे हो और परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, तो क्या हो रहा है, 2 in 1 योग उसके साथ लग रहा है। तो ये आप वहां आकर सीख सकते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिजेरियन का रेट बहुत बढ़ रहा है, और काफी लोगों को लगता है डॉक्टर्स अपने लिए सिजेरियन कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं करता है जब तक आपने खुद के शरीर को तैयार नहीं किया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, जल्दी शादी होती थी, वर्किंग नहीं थे, तो घर का पूरा कामकाज करना है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना। पहले हमारे पास है ना गैस भी नहीं था, तो क्या होता था, नीचे बैठकर चूल्हे पे बनाते थे, तो हम नीचे बैठना उठना काफी होता था। अभी क्या हो गया है, लेट मैरिज के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसके बाद प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है। तो जितना ये चेंजेस होते हैं, तो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। जैसे एज एडवांस होता है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होती है। 9 मंथ्स तक आप काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जॉब पे जा सकते हो, लेकिन आपको समय निकालना होगा। आप बोलेंगे मैं तो बिजी थी, मुझे ऑफिस में जाना था, लेकिन आपने शरीर को तैयार ही नहीं किया। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपका बेबी का हेड, पेल्विस, जो पूरी पेल्विस है जिससे बेबी का डिलीवरी होता है, उसमें वो एंगेज होना चाहिए। जब तक वो एंगेज नहीं हुआ है, ये बेबी का हेड नीचे जाना चाहिए, वो एंगेज होना चाहिए, तब तक जो थैली का मुंह है वो आपका, उसमें चेंजेस नहीं होते। जैसे रबर है, रबर थिक है, फॉर्म है, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। रबर पतला हो गया, थिन हो गया, और रबर सॉफ्ट हो गया, तो वो सॉफ्ट रबर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो इसीलिए जितना पहले जमाने में आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो क्या है, अपना पेल्विस ओपन हो रहा है, पेल्विस के बीच में ये जो लिगामेंट है ये थोड़ा सा स्ट्रेच होते हैं, और पेल्विस ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हुआ आपका हेड एंगेज हुआ। अभी आप ये सब नहीं करते हो, तो फिर आपको क्या बोलना पड़ता है, डक वॉक करो, डक वॉक करो। डक वॉक क्या है, देखो डक वॉक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो अभी वो नहीं करते हैं, तो उसी को हमने कैट कैमल एक्सरसाइज करो। आप पोछा लगाते समय आपकी पूरी मूवमेंट्स हो रही है, हेड एंगेज हो रहा है, सर्विक्स थैली का मुंह खुलना शुरू हो रहा है, तब जाकर वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सरसाइज का, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस, इसको बार बार पढ़ना है, उसको लिखना है, उसको विजुलाइज करना है। तो इसके हमने सारे वीडियो बनाए हुए हैं,
क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं रहता है ना, उसके बारे में डर रहता है। अभी क्या होता है, जब 9 मंथ शुरू होगा, प्रेगनेंसी के समय हम यही सोचते हैं, अरे इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। ये क्या है, ये स्ट्रेस आएगा आपको। या फिर आप हिंदी मूवी में देखते हो, इतनी चिल्लम चिल्ली, या मुझे भी इतना दर्द होगा, तो क्या है, डर। तो ये दोनों निगेटिव एनर्जी, उससे आपके निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो हमारा जो थैली का मुंह खुलने का प्रोसेस है वो भी इंटरफियर होता है। और जब हम ये सारा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नहीं मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी होना है और पेनलेस होगा, ज्यादा पेन नहीं, कंफर्टेबल होगा, तो वैसे आपका माइंड काम करना चालू करता है। आप सभी ने सुना है ना, आज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसे होता है। तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है ना, नॉर्मल डिलीवरी तो सोचती है, लेकिन उसके ऊपर क्या सोचती है, एक के ऊपर एक फ्री। मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में, और फिर वैसे हो रहा है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ट्विंस डिलीवरी, वो पेशेंट भी खुद डॉक्टर थी, चलो काफी जगह उसको सीजर के लिए बोला था, लेकिन यहाँ आई और ये सारा जितना जैसे सोचा है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी भी और वो भी कम समय में, एक बेटा एक बेटी हुई। तो ये सब हमारे हाथ में है। देखो आप भी चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, आपके घर वाले चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर्स भी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन ये करना सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये आपके भी हाथ में। आपको शरीर को भी वैसे तैयार करना है। तो क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस है ना, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, उसके लिए हमने आपको वीडियोस बना के रखा है, कमेंट्रीज दी है कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, क्या क्या प्राणायाम करने। अभी ये सारा रेडीमेड बनाया हुआ है, जैसे भोजन रेडी है, खाना किसको है, खाना तो आप लोगों को ही खाना है। अरे आपके लिए आप खा तो नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसको आप फॉलो करना। फिर ये जैसे मैंने कहा कि 4 हफ्ते का करिकुलम बनाया हुआ है। तो ये लास्ट वीक 4 दिख रहा है। वीक 4 में क्या है, बेबी टॉक। बेबी टॉक माना क्या, सब कुछ बेबी को अंदर ही उसको हमें कमेंट्री देनी है। जैसे रनिंग कमेंट्री होती है, क्रिकेट में आपकी रनिंग कमेंट्री, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, जो भी, तो वैसे बेबी के लिए क्या करना है। अभी मान लो कि मम्मा भोजन करने के लिए बैठी, तो अभी भोजन करने के लिए बैठी या फ्रूट्स खाने के लिए बैठी है, ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो एप्पल लिया, तो मम्मा को क्या करना है, बात करने बेबी से। पता है छोटू, बेबी अभी मम्मा एप्पल खा रही है, ये एप्पल रेड कलर का है, और डॉक्टर कहते हैं एप्पल डे कि उस डॉक्टर आवे, एप्पल खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, मेरा भी हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका भी हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे बेबी के साथ क्या करना है, बातें करनी है ना। तो वो कैसे करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा ज्यादा समय तो नहीं रहता, तो इसके वीक 4 में कितने 7 डेज आएंगे, तो 7 डेज का पूरा बेबी को उठने से लेकर उसको नहाने के लिए जाना है, स्कूल जाना है, उसको जल्दी सोना है, सारा आप उसको कमेंट्री कर क्या करेंगे, सारा पहले से ही सिखा देंगे। तो ये ज्यादा अच्छा है या अभी नहीं करेंगे और बाद में करना अच्छा है, बताओ। अभी ये 4-5 महीने करेंगे और बाद में आपने सोचा भी ना, तो भी आप जीवन भर उसको समय देने के बाद भी आप उसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उसके संस्कार अंदर बन गए। यदि आप अभी जल्दी सो जाएंगे 10 बजे, उसके 10 बजे सोने के संस्कार बनेंगे। अभी आप लेट सोएंगे और फिर आप बोलेंगे ये तो सोता ही नहीं है, ये तो मुझे सोने ही नहीं दे रहा है। अरे आपने क्या किया, संस्कार माना क्या है, आदत, संस्कार माना हैबिट। जो जैसे आदत हैबिट हम डालेंगे वैसे ही उसकी बनने वाली है। अभी आप जल्दी सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, तो वो आपको उठाएगा अंदर से, है ना, धक्का देगा, चलो उठो, 4 बज गए, अभी उठना है, 10 बज गए, सोना है। अंदर सब कुछ वो सुन रहा है, सब कुछ उसका तैयार हो रहा है। अभी आपने उसको कहानी सुनाई, 4थे महीने से आपने स्टार्ट किया, अपने 7th मंथ में वो रिपीट की, वो आपको अंदर से रिस्पॉन्ड देगा। ये सारा साइंस ने प्रूव किया है। सिर्फ क्या है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको करना है। जितना आप करोगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बुक जो है वैसे तो 800 कॉस्ट है, लेकिन आपके लिए यहाँ सिर्फ 500 रहता है। रिसेप्शन से आप इसको जरूर लेकर जाना, आप इस YouTube पे देखना, औरों को भी बताते जाना। तो ये सारा करने से क्या होगा, मम्मा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होगी।
इन शॉर्ट क्या होगी, मम्मा हेल्दी और हैप्पी होगी तो आने वाले बच्चे कैसे होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो अभी हेल्थ के लिए काफी सारा हमने देखा, डाइट, एक्सरसाइज, अभी हैप्पीनेस के लिए है ना, इरिस्पेक्टिव चैलेंजेस तो आएंगे। लोगों को आप चेंज कर सकते हैं क्या, सासू माँ को चेंज कर सकते हैं, हस्बैंड को चेंज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को चेंज कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी है क्या, जॉब चेंज कर सकते हैं, वैसे भी जॉब्स मिलना प्रॉब्लम है। तो सभी लोगों के साथ रहते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए हमें कैसे खुश रहना है, ये भी हमें सीखना होगा। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे क्या होगा, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, उतना हमारे हेल्थी जीन्स एक्टिवेट होंगे, हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी, मन हमारा शांत खुश रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा, संबंधों में क्या होगी, मधुरता होगी, हमारे घर में शांति खुशी प्यार का वातावरण होगा, हमारे ऑफिस में वैसे वातावरण होगा, तो ये धरा भी स्वर्ग बन जाएगी। तो ये सारा करने के लिए क्या करना होगा, किसको चेंज करना है, सिर्फ एक मन को, और उस मन को अभी हम थोड़ा ब्रेक के बाद जानेंगे। तो अभी इंटरवल है ना, अभी आधा पिक्चर बाकी है ना, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ते द्यायला सुरुवात करा, त्याच्या आणलंय तिने अमरबाई और स्मिताबेन, अब देखो तो अभी क्या चालू रखते हैं। तो अभी ब्रेक होगा और ब्रेक में आप सभी को क्या करेंगे, तिला पण मदत करायला, तो सभी को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट देंगे है ना। पहले हम जब ये हमने चालू किया था ना, तो हमने सोचा कि आप सब लोग 2-3 घंटा यहाँ बैठते हो तो थोड़ा सा भोजन जैसे हम देना चालू किया था, पूरी भाजी और फिर पुलाव और स्वीट्स। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश फुल हो गया मध्य प्रदेश का भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। अभी वैसे योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के लिए हम थोड़ा सा इसका भी ध्यान देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ही स्नैक्स ब्रेकफास्ट दिया जाता है, वो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया हुआ रहता है। तो अभी जब आपको दिया जाएगा तो तुरंत खाना चालू नहीं करना है, क्या करना है, उस भोजन को हमें प्रसाद बनाना है। कैसे प्रसाद बनाएंगे, हमने कहा जो हम सोचते हैं उसका असर होता है उसके ऊपर। तो याद करना है कि ईश्वर परमात्मा से वो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ उसमें प्रवाहित हो रही है, और ये भोजन जो है ये प्रसाद बन चुका है। उसके बाद वो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, यहाँ परमात्मा के कुछ गीत चालू रहेंगे, तो उसमें फिर आप वो लेंगे, ताकि ये क्या है, एक संस्कार बनेगा। यहाँ से जाने के बाद हर दिन जब भी आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करेंगे तो क्या करना है, 30 सेकेंड्स के लिए आप सभी जब भी भोजन करने के लिए बैठते हो तो बिना हाथ धो के भोजन करते हो क्या? चलो अभी तो आपको हाथ धोना नहीं है, क्योंकि हमने उसका प्रोविजन किया है, आपको प्लेट में स्पून दिया जाएगा तो उसका हमने ध्यान दिया है। नहीं तो फिर हम भोजन करते हैं तो हाथ धोकर, है ना। तो वैसे ही तो हाथ क्यों धोते हैं, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ है ना, क्योंकि हमें खुश भी रहना है। तो जो भी बातें यहाँ पकड़ के रखिए, जितना परमात्मा को याद करेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्रवाहित होगी। जो भी बातें हुई है वो बातें क्या हो जाती है, साइडलाइन होती है, बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से वो भोजन को स्वीकार करते हैं। तो ये संस्कार यहाँ से लेकर जाना है। हम पहले जमाने में देखो जब भोजन करने बैठते थे तो हम क्या करते थे, प्रार्थना बोलते थे, है ना, कि हम बदली कवळदेता नाम घ्या श्री हरीचे। पण आपल्याला हमें क्या लगता है ये क्या गवार जैसे ये सब करने से क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसके पीछे साइंस है, थोड़ा सा पढ़ना। तो सभी को प्रसाद देंगे, तो बहुत प्यार, हाँ देना शुरुआत करें। और उसके बाद फिर इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाकर आ सकते हैं, जिनको वॉशरूम भी होकर आना है। तो यहाँ सेकेंड फ्लोर पे ही 2-3 रूम्स ओपन करेंगे, वो लोग आपको बता देंगे कौन से रूम खाली है। और जो भाई लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। तो 10 मिनट में फिर आप वापस आ जाइए। उसके बाद फिर हम मेडिटेशन, ध्यान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो फाउंडेशन है ना, फिजिकल है तो ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा मन कैसे शांत रहे, खुश रहे। तो ये सब आप देखेंगे। आप सभी को ठीक लग रहा है सेशन? ठीक लग रहा है? तो सभी ये प्यार से आगे का भी सुने, और कुछ भी जो भी आपकी ये
अरे नाही चालतं, दोन आहेत ना? दोघांना ठीक आहे, चालतं, अजून वेळ आहे. तो सभी लेंगे और करीना इथे सॉन्ग लावून घे. मला इथे पॉज कर.